दोस्तों, आज आप सुनेंगे फेलुदा सीरीज की अगली कहानी बम्बई का डाकू। जो लोग फेलुदा के नाम से परिचित नहीं हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि फेलुदा मशहूर लेखक सत्यजीत रे का क्रिएट किया हुआ एक जासूसी किरदार है। इसकी कहानियां सुनने में भी आपको उतना ही मजा आएगा जितना शर्लॉक होम्स या व्योमकेश बख्शी या हरक्यूल पॉयरो की कहानियां सुनने में आता है। कहानी का पूरा मजा लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। तो आइए शुरू करते हैं कहानी बम्बई का डाकू। अध्याय 1। लालमोहन गांगुली उर्फ जटायु के हाथ में मिठाई का डिब्बा देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। आमतौर पर जब वो हमारे घर आते हैं तो हाथ में छाते के अलावा और कोई चीज नहीं होती। जब कोई नई किताब निकलती है तो हाथ में पुस्तकों का एक पैकेट रहता है, लेकिन वो तो साल भर में सिर्फ 1 या 2 बार। आज तो उनके हाथ में हाल ही में मिर्जापुर स्ट्रीट में खुली दुकान कल्लोल मिष्ठान भंडार का 25 रुपए वाला सफेद गत्ते का डिब्बा है। ये डिब्बा सुनहरे फीते से बंधा हुआ है। डिब्बे की दोनों तरफ नीले अक्षरों में लिखा है कल्लोल्स 5 मिक्स स्वीट मीट्स, यानी कल्लोल की 5 मेली मिठाई। डिब्बा खोलते ही दिखाई देगा 5 खाने बने हुए हैं और सभी खानों में अलग अलग मिठाइयां हैं। बीच के खाने में जरूर कल्लोल का आविष्कार डायमंडा होगा। डायमंडा यानी हीरे की तरह तराशा हुआ और चांदी के वर्क लगा हुआ रस से भरा गाढ़ी चाशनी वाला संदेश। इस तरह का डिब्बा लालमोहन बाबू के हाथ में क्यों था? साथ ही उनके चेहरे पर थी ऐसी हंसी मानो कोई बड़ा किला फतेह करके आए हों। भले आदमी ने जैसे ही कमरे के अंदर आकर मेज पर डिब्बा रखा और कुर्सी पर बैठे तो फेलुदा ने कहा, लगता है बम्बई से आज ही आपको खुशखबरी मिली है। इस सवाल से लालमोहन बाबू हैरान हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर हंसी वैसी की वैसी बनी रही। आप कैसे समझ गए मिस्टर मित्तर? वो ऐसे कि सायरन बजने के 1 घंटे बाद जब देखा कि आपकी कलाई घड़ी 3:15 बजा रही है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ज्यादा खुशी के कारण आप घड़ी बांधने के समय उधर नजर ही नहीं डाल सके। स्प्रिंग खराब है या चाबी देनी भूल गए हैं? लालमोहन बाबू ने अपनी नीली ऊनी चादर के झूलते हिस्से को रोमन तरीके से बाएं कंधे पर रखा और बोले, मैंने 25 की मांग की थी। आज सुबह होते ना होते नौकर ने हाथ में टेलीग्राम थमा दिया। ये रहा वो टेलीग्राम। फिर वो जेब से गुलाबी रंग का एक टेलीग्राम निकालकर पढ़कर हमें सुनाने लगे। प्रोड्यूसर विलिंग ऑफर 10 फॉर द स्यू, प्लीज सेंड कॉन्सेंट। और मैंने जवाब भेज दिया है, हैप्पीली सेलिंग द स्यू फॉर 10, टेक ब्लेसिंग्स। 10,000! फेलुदा जैसे शांत स्वभाव के इंसान की आंखों में भी हैरानी दौड़ गई। आपकी कहानी 10,000 में बिकी है? जटायु मुसोलिनी जैसी मुस्कान मुस्कुरा दिए। पैसा अभी हाथ में नहीं आया है, लेकिन बम्बई जाने पर मिल जाएगा। आप बम्बई भी जा रहे हैं? फेलुदा की आंखों में फिर से आश्चर्य तैर गया। अरे सिर्फ मैं ही क्यों, आप लोग भी, एट माई एक्सपेंस। अगर आप ना होते तो ये कहानी तैयार थोड़े ही हुई होती। इस बात को थोड़ा खोलकर मैं समझाता हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई थी। असल में जटायु बहुत दिनों से ये सपना देख रहे थे कि उनकी किसी कहानी पर एक फिल्म बने। अब बंगला फिल्मों में तो ज्यादा पैसा मिलता नहीं है, इसलिए उनका झुकाव हिंदी की ही तरफ था। इसीलिए इस बार कमर कसकर हिंदी फिल्म की कहानी लिखने में लग गए थे। बम्बई की फिल्म लाइन में लालमोहन बाबू के एक परिचित व्यक्ति हैं। नाम है पुलक घोषाल। पहले वो किले के पार ही रहते थे, लालमोहन बाबू के घर से 2 मकान दूर। अब वो वहां पर एक हिट डायरेक्टर हैं। जब जटायु बाबू की कहानी तीसरे पैराग्राफ के बाद आगे नहीं बढ़ी तो वो फेलुदा के पास आए। फेलुदा ने उनकी रचना पढ़ी और अपनी राय जाहिर की। अरे जटायु बाबू, बीच में ही अटक गए, बहुत अच्छा हुआ। आपकी मेहनत बेकार जाती, बम्बई इसे स्वीकार ही नहीं करता। लालमोहन बाबू ने सिर खुजलाते हुए कहा, तो फिर क्या होने से स्वीकार करता बम्बई? मैंने तो सोचा था कुछ एक करंट हिट फिल्में देखकर तब लिखूंगा। अब 2 दिन क्यों में खड़ा रहा। एक दिन तो जेब कतरी गई, दूसरे दिन 1.25 घंटे तक इंतजार करने के बाद जब फिल्म की टिकट खिड़की तक पहुंचा तो पता चला कि हाउसफुल है। बाहर टिकट चोर बाजारी में बिक रही थी, लेकिन फिर सोचा 12 रुपए खर्च करने के बाद आखिरकार कोडोपायरिन ही खाना पड़ेगा, इसलिए फिर मैं गया ही नहीं। तो मित्तर बाबू, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं कि मैं क्या लिखूं? फेलुदा ने लालमोहन बाबू के लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया। बोले, आजकल ना डबल रोल का बहुत ज्यादा प्रचलन है, ये बात आप जानते हैं ना? लालमोहन बाबू को पता ही नहीं था कि डबल रोल क्या चीज होती है। फेलुदा ने उनको बताया, एक ही चेहरे के 2 हीरो होते हैं फिल्म में, ये बात आपको पता नहीं है?
एक ही चेहरे के दो लोग? तो क्या वो जुड़वा भाई होते हैं? जटायु बाबू ने पूछा। फेलुदा ने उन्हें समझाया, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कभी ऐसा भी होता है कि सगे संबंधी नहीं हैं लेकिन चेहरे एक जैसे हैं। अब चेहरे तो एक जैसे होते हैं लेकिन उनमें से एक हमेशा भला होता है और दूसरा बुरा। या यूं कह सकते हैं कि एक ताकतवर और कड़े मिजाज का और दूसरा सीधा सादा। आमतौर पर ऐसा ही होता है। आप इस बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डबल रोल के बजाय एक जोड़ा डबल रोल, यानी दो दो डबल रोल। एक नंबर हीरो और एक नंबर खलनायक हुआ एक जोड़ा, और 2 नंबर हीरो और 2 नंबर खलनायक हुआ दूसरा जोड़ा। दूसरे नंबर के जोड़े के बारे में शुरू में रहस्य नहीं खोला जाएगा। लाल मोहन बाबू बोले, अरे ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बड़ा ही जटिल। फेलुदा ने सिर हिलाकर कहा, 3 घंटा फिल्म चलाने के लिए मसाला भी तो चाहिए। आजकल के जो नए ट्रेंड हैं उनके हिसाब से ज्यादा देर तक मारधाड़ नहीं चल पाएगी, इसलिए कहानी को दूसरे ही तरीके से तैयार करना पड़ेगा। 1.5 घंटा पहले मामला उलझाएंगे और फिर अगले 1.5 घंटे में उसे सुलझाएंगे। तो क्या आपके कहने का ये मतलब है कि बस डबल रोल से ही काम चल जाएगा? जटायु बाबू ने पूछा। अरे इतना ही क्यों, और भी चीजें हैं, नोट कर लीजिए। लाल मोहन बाबू ने झटपट अपनी पॉकेट से लाल रंग की कॉपी और सुनहरी पेंसिल बाहर निकाल ली। फेलुदा ने बोलना शुरू किया, लिखिए, फिल्म में तस्करी भी होनी चाहिए, यानी स्मगलिंग। सोना, हीरा, गांजा, चरस, कुछ भी हो सकता है। फिर 5 गानों की सिचुएशन होनी चाहिए, जिनमें से एक भक्ति वाला होना चाहिए। 2 डांस भी जरूरी हैं। 2-3 पीछा करने के सीन यानी चेज सीक्वेंस होनी चाहिए। उनमें कम से कम एक गाड़ी को पहाड़ से नीचे लुढ़कते हुए दिखाना होगा। फिर आग का सीन भी होना चाहिए। हीरो की गर्लफ्रेंड के रूप में हीरोइन और विलेन की गर्लफ्रेंड के रूप में वैम्प यानी खलनायिका भी होनी चाहिए। एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण पुलिस ऑफिसर चाहिए। हीरो का फ्लैशबैक होना चाहिए। थोड़ा कॉमिक रिलीफ के लिए कॉमेडी का तड़का भी जरूरी है। कहानी ढीली ना पड़ जाए, इसलिए घटनाएं जल्दी जल्दी घटनी चाहिए और सीन्स में चेंज होने चाहिए। कहानी को कई बार पहाड़ या समुद्र के किनारे ले जाने से भी अच्छा रहेगा, क्योंकि लगातार स्टूडियो के बंद माहौल में शूटिंग करना फिल्म एक्टर्स के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? और सबसे अंत में, जो कि बहुत ही जरूरी है, एक हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। उससे पहले 2-4 रोने पीटने वाले सीन होंगे तो आखिर में खूब जमेगा। लिखते लिखते लाल मोहन बाबू का हाथ दुखने लगा। उसके बाद लगातार 2 महीने तक कहानी के लिए उठापटक करते रहे, बहुत ही जोरदार तरीके से। ये तो किस्मत की बात कहिए कि उस समय फेलुदा को कलकत्ते से बाहर किसी काम के लिए नहीं जाना पड़ा। लाल मोहन बाबू हफ्ते में 2 बार उनके पास आकर धरना दे देते थे, और इसीलिए जटायु का 32वां उपन्यास बम्बई का डाकू महालया के तुरंत बाद ही निकल गया। कहानी जैसी खड़ी हुई थी उससे फिल्म बनाने से और चाहे जो भी हो, लेकिन फिल्म को देखकर दर्शकों के कोडोपायरिन खाने की नौबत नहीं आएगी, ये पक्का था। कहानी में हिंदी फिल्म का मसाला तो था, लेकिन बड़बोलापन नहीं था। लाल मोहन बाबू ने मैन्युस्क्रिप्ट की एक कॉपी पुलक घोषाल को भेज दी थी। करीब 10 दिन पहले खबर मिली थी कि कहानी उन्हें पसंद आ गई है और वो जल्दी ही काम शुरू करना चाहते हैं। स्क्रीन प्ले वो खुद ही लिख रहे थे और फिल्म के डायलॉग्स लिख रहे थे त्रिभुवन गुप्त, जिनका हर शब्द तेज तीखे चाकू की तरह दर्शकों के कलेजे को जख्मी बनाकर हॉल के अंदर खलबली पैदा कर दिया करता था। इस चिट्ठी के जवाब में लाल मोहन बाबू ने फेलुदा से बिना कुछ कहे अपनी कहानी के लिए 25,000 के मेहनताने की मांग की थी, और उसी के जवाब में ये टेलीग्राम आया था। मुझे लगा 25,000 की मांग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही थी, और ये बात लाल मोहन बाबू भी समझ रहे थे। इसीलिए उन्होंने 10,000 में खुशी खुशी हामी भर ली थी। गरम चाय की चुस्कियां लेते हुए लाल मोहन बाबू ने कहा, पुलक ने ये भी लिखा है कि कहानी में उसने ज्यादा हेरफेर नहीं की है। मोटे तौर पर मैंने, अरे नहीं, हमने जो लिखा था। फेलुदा ने हाथ उठाकर उन्हें टोकते हुए कहा, देखिए जटायु बाबू, अगर आप बहुवचन यानी हम शब्द का प्रयोग ना करें तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। अब देखिए, शेक्सपियर भी तो दूसरों की सहायता से कहानियां लिखा करता था, लेकिन कहानीकार के रूप में नाम तो उसी का आता है ना। मैंने भी आपकी थोड़ी बहुत मदद जरूर की थी, लेकिन आखिरकार कहानी लिखी तो आपने ही है। मेरी कलम में आपके जितना जोर थोड़े ही है। लाल मोहन बाबू एक आभार भरी हंसी हंसे और बोले, थैंक यू मित्र बाबू। वैसे मैं ये कह रहा था कि कहानी में थोड़ा सा बदलाव किया गया है।
कैसा बदलाव? अजी ये तो बस पूछिए ही मत मित्तर बाबू, बड़ी ही हैरानी की बात है। आप सुनेंगे तो कहेंगे ये तो टेलीपैथी हो गई। असल में बात ये है कि कहानी का जो स्मगलर है ढूंढीराम धुरंधर, उसके घर के रूप में मैंने एक 43 मंजिल के फ्लैट का उल्लेख किया था। आपने छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देने के लिए कहा था, इसलिए मैंने मकान का नाम रख दिया था शिवाजी कासल। अब क्योंकि ये बम्बई की बात है, इसलिए वीर मराठा के नाम पर घर का नाम रखना एकदम ठीक ठीक जच रहा था। लेकिन जानते हैं पुलक बाबू ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि इस नाम पर सचमुच ही एक ऊंचा फ्लैट वहां पर मौजूद है और उसी में फिल्म के प्रोड्यूसर रहते हैं। अब बताइए, ये टेलीपैथी नहीं तो और क्या है? फेलुदा ने सवाल किया। कुंग-फू रखा है या उसे छोड़ दिया गया है? हम तीनों ने जब एक ही साथ एंटर द ड्रैगन फिल्म देखी थी तो उसके बाद ही लालमोहन बाबू के दिमाग में ये बात आई थी कि वो भी अपनी कहानी में कुंग-फू रखेंगे। फेलुदा के इस सवाल के जवाब में उन्होंने बताया, नहीं नहीं, कुंग-फू को तो रखा है, उसके बारे में मैंने अलग से खास तौर पर पूछताछ की थी। जवाब में उन्होंने लिखा है कि मद्रास से कुंग-फू के लिए खास तौर पर एक फाइट मास्टर आ रहा है, उसने हांगकांग में ट्रेनिंग ली हुई है। ये तो बढ़िया है। अच्छा, शूटिंग कब शुरू हो रही है? फेलुदा ने पूछा। इसके बारे में पता लगाने के लिए आज चिट्ठी लिख रहा हूँ। पता चल जाने के बाद हम अपने जाने की डेट डिसाइड करेंगे। मेरी लिखी कहानी पर पहली बार कोई फिल्म बन रही है और फिल्म की शूटिंग हो और उस मौके पर हम लोग वहां नहीं रहें, ये भला कैसे हो सकता है? हम तीनों ही मुस्कुरा दिए। डायमंडा मैं इससे पहले भी कई बार खा चुका हूँ, लेकिन आज के डायमंडा में जो स्वाद आ रहा था वो आज से पहले कभी नहीं आया था। अध्याय 2। अगले संडे को लालमोहन बाबू फिर से आए। फेलुदा ने पहले से ही सोच रखा था कि वो जाने का आधा खर्च ऑफर करेंगे, क्योंकि फिलहाल उनके हाथ में भी कुछ पैसा आ गया था। ये पैसा सिर्फ केस हल करने से ही नहीं आया था, बल्कि पिछले 3 महीनों के दौरान उन्होंने 2 अंग्रेजी किताबों का अनुवाद किया था। ये दोनों किताबें अब छप रही थीं और उनको एडवांस रुपए भी मिल चुके थे। इससे पहले भी अवकाश के टाइम में फेलुदा को लिखते हुए मैं देख चुका था, लेकिन इतना कमर कसकर लिखते हुए ये पहली बार ही देखा था। लालमोहन बाबू ने फेलुदा के प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा दिया। बोले, पागल हुए हैं क्या? लिखने के मामले में आप मेरे गाइड और गॉडफादर हैं। यूं समझ लीजिए कि ये मेरी तरफ से मामूली सी गुरु दक्षिणा है। फिर उन्होंने जेब से 2 प्लेन की टिकटें निकालकर मेज पर रख दी। मंगलवार सुबह 10:45 पर हवाई जहाज खुलेगा। 1 घंटा पहले रिपोर्टिंग टाइम है। मैं सीधे दमदम एयरपोर्ट पर पहुंच जाऊंगा और आप लोगों का इंतजार करूंगा। शूटिंग कब से शुरू हो रही है लालमोहन बाबू? फेलुदा ने पूछा। बृहस्पतिवार से। सबसे पहले क्लाइमैक्स का सीन है, वही ट्रेन, मोटर और घोड़े वाला। और हाँ, कल शाम के समय एक और बात है जनाब। यहाँ का एक फिल्म प्रोड्यूसर है जिसका धर्मतल्ला में ऑफिस है। मेरे पब्लिशर से पता लगाकर वो सीधे मेरे घर पर आ पहुंचा। वो भी बम्बई का डाकू पर फिल्म बनाना चाहता है। उसका कहना था, बांग्ला में हिंदी टाइप के फिल्म बनाए बिना काम नहीं चल सकता। ये जानकर कि कहानी पहले ही बिक चुकी है, वो बड़ा ही निराश हो गया। हाँ, ये बात है कि कहानी उसने खुद नहीं पढ़ी है, उसके एक भांजे ने पढ़कर उसे बताया है। बम्बई गए बिना मैंने ये किताब लिखी है, ये सुनकर उसे बड़ी ही हैरानी हुई। लेकिन पता है, मैंने उसे ये नहीं बताया कि गाइड टू इंडिया किताब और फेलू मित्तर के गाइडेंस के बिना ये काम होना संभव नहीं था। क्या वो सज्जन बंगाली हैं? फेलुदा ने पूछा। जी हाँ सर, नाम है वीरेंद्र सान्याल। बोली में थोड़ा पश्चिमी एक्सेंट है। उन्होंने बताया कि उनका लालन पालन जबलपुर में हुआ है। उनके शरीर से तेज इत्र की गंध आ रही थी, ऐसी कि नाक में जलन होने लगी। मुझे पहली बार इस बात का अनुभव हुआ कि कोई मर्द भी इस तरह के सेंट का प्रयोग कर सकता है। खैर, ये सुनकर कि मैं जा रहा हूँ, उसने एक जगह का पता बताया। बोला, कोई परेशानी हो तो आप इस आदमी को फ़ोन कर लेना, मेरा ये दोस्त बहुत ही काम का साबित होगा। कलकत्ते में हालांकि दिसंबर में अच्छी खासी सर्दी पड़ती है, लेकिन बम्बई के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। 2 छोटे छोटे सूटकेसों में ही हमारी सारी चीज़ें समा गईं। मंगलवार को आंख खुलते ही देखा, कोहरे के कारण सड़क के पार पलटू का घर भी ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। क्या ऐसे में हवाई जहाज उड़ान भर सकेगा? लेकिन हैरानी की बात थी कि 9 बजते न बजते सब साफ हो गया और खुलकर धूप निकल आई। जब हम एयरपोर्ट पहुंचे, हवाई जहाज रवाना होने में 50 मिनट की देरी थी। जटायु बाबू पहले ही वहां पहुंच चुके थे। यहाँ तक कि बोर्डिंग कार्ड भी उनकी जेब से बाहर झांक रहा था। बोले, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा फेलू बाबू। लंबा क्यों देखकर मैंने सोचा
खिड़की के किनारे सीट ना मिल जाए, इसलिए पहले ही काम निपटा कर रख लेना चाहिए। एच रो है, हो सकता है हमें अगल बगल में ही सीट मिल जाए। आपके हाथ में ये क्या है, कोई किताब खरीदी है क्या? मैंने पूछा। अजी खरीदने क्यों जाऊंगा साहब, वही सान्याल साहब जिनके बारे में मैंने उस दिन बताया था ना आपको, वही 10 मिनट पहले दे गए हैं। क्या कोई गिफ्ट है ये? अरे नहीं नहीं, बम्बई एयरपोर्ट पर उनका आदमी आकर ले जाएगा। उन्होंने मेरा नाम वगैरह उसको बता दिया है, किसी सगे संबंधी के पास भेज रहे हैं ये किताब। फिर जरा हंसकर बोले, अच्छा ये तो बताइए, इसमें आपको किसी तरह के एडवेंचर की गंध मिल रही है या नहीं? फेलुदा ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो मिलनी मुश्किल है, क्योंकि भारत केमिकल्स के गुलबहार सेंट की खुशबू ने बाकी सारी खुशबुओं को पीछे छोड़ दिया है। ये खुशबू मैंने भी महसूस की थी। सान्याल साहब इस तरह का सेंट इस्तेमाल करते हैं कि उसकी खुशबू इस पैकेट तक में से आ रही थी। जटायु ने हामी भरते हुए कहा, आपने जो कुछ कहा मिस्टर मित्तर वो तो ठीक है, लेकिन हाँ, सुनने में आता रहता है कि इस तरह से लोग गलत सलत चीज़ें भी इधर उधर भेजते रहते हैं। उनकी बात कुछ हद तक ठीक ही थी। बुकिंग काउंटर के पास ही नोटिस चिपका हुआ था कि अनजान आदमी के हाथ से चालान करने के लिए कोई चीज़ ले जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन हाँ, इस आदमी को इस तरह से अनजाना नहीं कहा जा सकता था, और फिर पैकेट भी किताब का ही था, और इस बात में कोई संदेह की गुंजाइश नहीं थी। प्लेन में हम तीनों को अगल बगल की सीट नहीं मिली। लाल मोहन बाबू हमसे 3 कतार पीछे खिड़की के पास बैठ गए। फ्लाइट के दौरान कोई खास घटना नहीं घटी। जब कैप्टन दत्त लाउडस्पीकर पर यह बताने लगे कि हम नागपुर के ऊपर से होकर जा रहे हैं, तो लाल मोहन बाबू सीट छोड़कर हवाई जहाज के पिछले हिस्से की तरफ जाते हुए दिखे। आखिर में एयर होस्टेस ने जाकर उनको रोका और पीछे की ओर जाने का इशारा किया। तब वो चहलकदमी करते हुए आए और पायलट का दरवाज़ा खोलकर कॉकपिट के अंदर चले गए। फिर तुरंत ही बाहर निकल आए और दांत से जीभ काटते हुए बाईं ओर के दरवाजे से बाथरूम के अंदर घुस गए। अपनी सीट की तरफ लौटते वक्त मेरी ओर झुककर कान में फुसफुसाते हुए बोले, जरा मेरी बगल वाले आदमी को एक बार सरसरी निगाह से देख लो, मुझे तो लगता है वो कोई हाईजैकर है। जब मैंने उधर सिर घुमाकर देखा तो पाया कि वो बेचारा एक बड़ा ही निरीह आदमी था। मेरे मन में विचार आया कि जटायु एडवेंचर के लिए इतने पागल हो रहे हैं कि इस बेचारे दीनहीन आदमी को भी हाईजैकर ठहराने पर तुले हुए हैं। सांता क्रूज में हवाई जहाज उतरने से पहले ही लाल मोहन बाबू ने बैग से किताब बाहर निकाल ली थी। डोमेस्टिक लाउंज के अंदर जाकर हम तीनों जने इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी कानों में आवाज़ पड़ी, मिस्टर गांगुली। ये गाढ़े लाल रंग की टेरिलीन की शर्ट पहने एक मद्रासी टाइप के व्यक्ति थे, जो एक दूसरे सज्जन से ये सवाल करके उनकी तरफ कौतूहल से देख रहे थे। उस सज्जन ने बड़ी ही बोरियत के साथ सिर हिलाकर ना कहा और उस आदमी की बगल से होता हुआ चला गया। लाल मोहन बाबू हाथ में किताब लिए लाल शर्ट वाले की तरफ बढ़ गए। आई एम मिस्टर गांगुली एंड दिस इज़ फ्रॉम मिस्टर सान्याल। उन्होंने किताब का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। लाल शर्ट ने गर्दन तिरछी करके धन्यवाद दिया और चला गया। जटायु बाबू ने भी अपना कर्तव्य पूरा हो जाने के कारण निश्चिंतता की सांस ली। लगेज वगैरह आने में आधा घंटा लग गया। 1:20 हो गए थे। शहर पहुंचते पहुंचते 2 बज जाने वाले थे। पुलक घोषाल ने हमें पहले ही गाड़ी का नंबर बता दिया था। ये गेरुआ रंग की एक स्टैंडर्ड गाड़ी थी। ड्राइवर अच्छा खासा शौकीन और एकदम चुस्त दुरुस्त था। हिंदी के अलावा थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी जानता था। लाल मोहन बाबू को उसने जिस तरह से सलाम किया, उससे लगा कि ये ड्यूटी मिलने से वो खुद को बड़ा ही कृतार्थ सा अनुभव कर रहा है। उसने हमें बताया कि शहर के अंदर शालीमार होटल में हमारे ठहरने का इंतज़ाम किया गया है और पुलक बाबू तीसरे पहर 5:30 बजे आकर हमसे मिलेंगे। गाड़ी हम लोगों के लिए वहीं खड़ी रहेगी और हम लोग जब जहां मर्जी हो जा सकते हैं। फेलुदा ने यहाँ आने से पहले ही अपनी आदत के अनुसार बम्बई के बारे में काफ़ी जानकारी बटोर ली थी। उनका कहना है कि किसी नई जगह में जाने से पहले अगर ये काम ना कर लिया जाए तो उस जगह से दूरी सी बनी रहती है। फेलुदा को बम्बई के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वो ये जानते थे कि शालीमार होटल कैंपस कॉर्नर के पास है। हमारी गाड़ी जैसे ही हाईवे से होकर एक चौड़ी सड़क पर पहुंची, फेलुदा ने ड्राइवर से कहा, सुनो, वो जो टैक्सी जा रही है MRP 3538, उसके पीछे पीछे चलो। क्या हुआ मिस्टर मित्तर? लाल मोहन बाबू ने पूछा। हमारे सामने एक बड़े ही कौतूहल की चीज़ है, जरा चलिए फिर दिखाता हूँ। हम लोगों की गाड़ी एक स्कूटर और 2 एम्बेसडर गाड़ियों को पीछे छोड़कर उस फिएट टैक्सी के ठीक पीछे पीछे चलने लगी। टैक्सी के पीछे के शीशे से नजर आया वो लाल टेरिलिन शर्ट वाला उसमें बैठा हुआ था।
मेरा कलेजा धड़क उठा। कोई घटना तो घटी नहीं है, फिर फेलुदा इस टैक्सी का पीछा क्यों कर रहे हैं? मुझे इसमें किसी रहस्य रोमांच की सी गंध आई। हमारी गाड़ी टैक्सी पर नजर रखे हुए लगातार आगे बढ़ती रही। हम लोग भी नए शहर के रास्तों दुकानों को देखते हुए चले जा रहे थे। एक बात कहनी होगी, और वो ये कि हिंदी फिल्मों के इतनी तादाद में इतने बड़े बड़े इश्तिहार किसी भी शहर की सड़कों पर मैंने आज से पहले नहीं देखे थे। जटायु बाबू कुछ देर तक गर्दन घुमाकर ये सब देखते रहे, फिर बोले, बाकी सब का नाम तो दिख रहा है, लेकिन कहानीकार के नाम पर नजर नहीं पड़ रही है। ये लोग क्या किसी से कहानी नहीं लिखवाते हैं? फेलुदा ने जवाब दिया, कहानी लेखक की हैसियत से अगर आप नाम और शोहरत की उम्मीद रखते हो तो बम्बई में आपके लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ कहानी लिखी नहीं जाती, मैन्युफैक्चर की जाती है। जिस तरह बाजार में और चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती हैं, ठीक वैसे ही। लक्स साबुन किसने बनाया है, उसके नाम का किसी को पता भी है? कंपनी का नाम हो सकता है मालूम हो, इसके अलावा और कोई लक्स नाम के अलावा कुछ नहीं जानता। आपको पैसा मिल रहा है, बस इतना ही काफ़ी है। ज़बान पर ताला लगाकर बैठ जाइए और शोहरत की बात तो भूल ही जाइए। लाल मोहन बाबू का चेहरा मुरझा गया। ओह, इसका मतलब तो ये हुआ कि बम्बई में मनी और बंगाल में मान मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, फेलुदा ने कहा। अब तक हमारी टैक्सी महालक्ष्मी के इलाके को छोड़कर दाहिनी ओर की एक सड़क पर जा रही थी। हमारे ड्राइवर ने कहा, अगर हमें शालीमार होटल जाना है तो सीधे ही जाना ठीक रहेगा। लेकिन फेलुदा ने कहा, जी नहीं, आप दाईं तरफ चलिए। दाईं तरफ मुड़ने के बाद 2-4 मिनट गुजरते ना गुजरते टैक्सी बाईं तरफ एक फाटक के अंदर चली गई। फेलुदा के कहने पर हमारी गाड़ी फाटक से बाहर ही रोक दी गई। हम तीनों गाड़ी से नीचे उतरे और नीचे आते ही लाल मोहन बाबू के गले से एक हिचकी जैसी अजीब सी आवाज़ निकली। अगले ही पल हमें उसका कारण भी समझ में आ गया। हम एक विशाल ऊंचे से मकान के सामने खड़े थे, जिसकी तीसरी मंजिल पर बड़े बड़े अक्षरों में इंग्लिश में लिखा था, शिवाजी कासल, अध्याय 3। नाम देखकर मुझे इतनी हैरानी हुई कि कुछ देर तक मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। जटायु बाबू ने थोड़ा संभलने के बाद कहा, ये तो टेलीपैथी का बाप है। बाप नहीं बल्कि दादा है। फेलुदा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ इमारत को ही नहीं देख रहे थे, बल्कि उसके आसपास के हिस्से को भी देख रहे थे। बाईं ओर काफ़ी मकान थे, उनमें से कोई भी लंबाई चौड़ाई में इससे कम नहीं था। दाहिनी तरफ के मकान छोटे छोटे और पुराने थे, और उनके बीच में से पीछे की तरफ समुद्र नजर आ रहा था। ड्राइवर अवाक होकर हमें देख रहा था। फेलुदा ने उससे इंतजार करने को कहा और फाटक से होते हुए अंदर चले गए। जटायु बाबू और मैं पागलों की तरह बाहर खड़े रह गए। 3-4 मिनट बाद ही फेलुदा वापस आए और बोले, चलो शालीमार होटल। हम लोग फिर से रवाना हो गए। फेलुदा ने एक सिगरेट सुलगाते हुए कहा, आपका जो किताब का पैकेट था वो 18th फ्लोर यानी 18वीं मंजिल पर पहुंचा है। जटायु बाबू हैरानी से बोले, आप तो बाजीगरी का करिश्मा दिखा रहे हैं साहब। 3 मिनटों में ही आपने ये पता लगा लिया कि वो आदमी कौन सी मंजिल पर गया है। वो आदमी कौन सी मंजिल पर गया है ये जानने के लिए मुझे 18वीं मंजिल पर जाने की ज़रूरत नहीं थी। पहली मंजिल पर ही लिफ्ट के ऊपर बोर्ड का नंबर लिखा रहता है। जब मैं वहां पहुंचा तो लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही थी। जिस आखिरी नंबर में बत्ती जली वो था 17। अब बात समझ में आई? लाल मोहन बाबू ने एक लंबी सांस लेकर कहा, ओह समझा। पता नहीं इतनी आसान बातें मेरे दिमाग में क्यों नहीं आती। 5 ही मिनट के अंदर हम शालीमार होटल पहुंच गए। फेलुदा और मेरे लिए 5वीं मंजिल पर एक डबल रूम था और लाल मोहन बाबू के लिए उसी माले पर हमारे सामने की ओर एक सिंगल रूम। हमारा कमरा सड़क की ओर था। खिड़की से नीचे की ओर देखते ही अनगिनत गाड़ियों की कतार दिखाई दे रही थी और सामने की ओर देखने पर 2 विशाल मकानों के बीच से समुद्र दिखाई दे रहा था। हमें जोरों से भूख लगी थी। हाथ मुंह धोकर हम तीनों होटल की दूसरी मंजिल पर बने गुलमर्ग रेस्टोरेंट में पहुंचे। खाने का ऑर्डर देने के बाद लाल मोहन बाबू ने पूछ ही लिया, क्या आपको भी कुछ रहस्य रोमांच की गंध आ रही है फेलू बाबू? फेलुदा ने इस सवाल के बदले एक दूसरा सवाल ठोक दिया, उस आदमी ने आपके हाथ से किताब लेकर क्या किया था? आपने इस पर ध्यान दिया? जी नहीं तो, वो तो बस चला गया था। यही तो बात है जटायु बाबू, आपने सिर्फ मोटी मोटी बातों पर ही ध्यान दिया, बारीक बातों पर नहीं। कुछ दूर जाने के बाद उस आदमी ने अपनी जेब से खुदरा पैसे निकाले थे। मुझे पूरा यकीन है कि उसने एयरपोर्ट के पब्लिक फ़ोन से किसी को फ़ोन किया था।
उसके बाद जब हम अपने लगेज का इंतज़ार कर रहे थे उस समय मेरी उस पर दोबारा नज़र पड़ी थी। हम लोग जहाँ खड़े थे उसके ठीक बाहर ही प्राइवेट गाड़ी खड़ी करने वाली जगह याद है, वहीं पर एक एम्बेसडर गाड़ी खड़ी थी। वो आदमी उस गाड़ी के अंदर गया। ड्राइवर पहले से ही बैठा हुआ था। 5-6 मिनट तक कोशिश करने पर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकी। आदमी गाड़ी से नीचे उतरा और ड्राइवर को डांटने लगा। हालांकि उनकी बातचीत मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उनके हाव भाव से साफ साफ समझ में आ रहा था। उसके बाद वो आदमी गाड़ी की उम्मीद छोड़कर चला गया, कोई टैक्सी लेने के लिए। लाल मोहन बाबू ने थोड़ा उत्तेजित स्वर में कहा, ओहो, अब समझ में आया। वो आदमी इतनी बेचैनी में था, इसका मतलब उसे किसी बात की जल्दबाजी थी। वेरी गुड जटायु बाबू। नजरें और दिमाग, इन दोनों चीज़ों को अलर्ट रखने से काफ़ी कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं, और इसीलिए मैंने उस टैक्सी का पीछा करने को कहा था। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या चक्कर होगा? जटायु बाबू ने पूछा। अभी तो कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, अभी तो बस मुझे शक ही है। देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद हमने इस बात के बारे में कोई चर्चा नहीं की। 5 बजे के करीब लाल मोहन बाबू हमारे कमरे में आए। हम तीनों चाय पी रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जिस आदमी ने कमरे में प्रवेश किया उसकी उम्र 45 से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन सिर के घने घुंघराले बाल भूरे रंग के हो गए थे। अरे लालूदा, कैसे हैं? एवरीथिंग ऑल राइट? मुझे सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। लालूदा? लाल मोहन बाबू को कोई आदमी लालूदा कहकर कभी पुकार सकता है? ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं समझ गया कि वही पुलक घोषाल हैं। फेलूदा ने पहले से ही लाल मोहन बाबू को सावधान कर दिया था कि उनका असली परिचय किसी को ना बताया जाए, इसीलिए उनका परिचय दिया गया जटायु बाबू के मित्र के रूप में। पुलक बाबू ने कहा, अरे लीजिए, आप हैं लालूदा के दोस्त, एकदम नज़दीकी आदमी, और ज़रा देखिए, हमें हीरो ना होने के कारण बड़ी ही परेशानी उठानी पड़ रही है। ज़रा ये बताइए, आप हिंदी जानते हैं क्या? फेलूदा ज़ोर से हंसते हुए बोले, देखिए, एक तो मैं हिंदी जानता नहीं, और दूसरे एक्टिंग तो कतई नहीं। लेकिन आपके पास हीरो का अभाव कैसे हो गया? हमने तो सुना था आपकी शूटिंग शुरू होने जा रही है। हीरो का रोल तो अर्जुन मेहरोत्रा कर रहा था ना? पुलक बाबू ने जवाब दिया, हाँ वो कर तो रहा है, लेकिन अर्जुन क्या अब पहले वाला अर्जुन रह गया है? अब उसकी लिस्ट बहुत ही लंबी हो गई है। इन लोगों को मैं हीरो मानता ही नहीं। असल में ये लोग छिपे हुए विलेन हैं, पर्दे पर चाहे जो भी बन जाए। यहाँ के प्रोड्यूसर्स ने इतना खातिर सम्मान दे देकर इनके दिमागों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। खैर छोड़िए, परसों के लिए मैं आप लोगों को इनविटेशन देता हूँ। यहाँ से 70 मील दूर पर शूटिंग होने जा रही है। ड्राइवर उस जगह को जानता है। सवेरे ही यहाँ से निकलकर सीधे चले आइएगा। मिस्टर गोरे यानी मेरे प्रोड्यूसर यहाँ नहीं है। फिल्म बेचने के ख्याल से 7 एक दिन के लिए दिल्ली, मद्रास और कलकत्ते का चक्कर लगाने गए हैं, लेकिन मुझे कहकर गए हैं कि आप लोगों के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फेलूदा ने सवाल किया, शूटिंग कहाँ होनी है? खंडाला और लोनावला के बीच। ट्रेन का सीन है। अगर पैसेंजरों की कमी हुई तो ऐसे में आप लोगों को भी बिठा देंगे। लाल मोहन बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा रहेगा। हम लोग शिवाजी कासल तो देख भी आए हैं। ये बात सुनते ही पुलक बाबू के माथे पर बल पड़ गए। कब देख आए हैं? अरे आते हुए रास्ते में, यही करीब 2 बजे होंगे। ओह, तो लगता है ये घटना उसके बाद हुई है। कौन सी घटना? खून? क्या क्या कहा आपने? हम तीनों करीब करीब एक साथ ही बोल पड़े। पुलक बाबू ने बताया, मुझे आधा घंटा पहले ही सूचना मिली है। उस मकान में मेरा हमेशा आना जाना लगा रहता है। मिस्टर गोरे भी शिवाजी कासल में ही रहते हैं, 12 नंबर के फ्लोर पर। मैंने आपको यूं ही जगह का नाम बदलने के लिए थोड़ी कहा था। क्या आप लोग घर के अंदर भी गए थे? जी मैं गया था, लेकिन लिफ्ट के दरवाजे तक। फेलूदा ने कहा, ओ बाप रे, लिफ्ट के अंदर ही तो खून हुआ है। अभी तक लाश की शिनाख्त भी नहीं की गई है। देखने में तो गुंडा जैसा लग रहा है। 3 बजे वहां के एक कर्मचारी त्यागराजन ने 3री मंजिल की लिफ्ट के लिए घंटी दबाई। लिफ्ट ऊपर से नीचे उतर कर आई। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वो आदमी अंदर गया तो सामने के दृश्य पर उसकी नज़र पड़ी। किसी ने पेट में छुरा भोंककर उसे मार दिया था। बड़ा ही भयानक दृश्य था। क्या उस वक्त किसी आदमी ने किसी को लिफ्ट के अंदर आते जाते नहीं देखा था? फेलूदा ने पूछा। अजी लिफ्ट के आसपास कोई था ही नहीं। हाँ, बिल्डिंग के बाहर 2 ड्राइवर मौजूद थे। उन लोगों ने उस टाइम 5-6 लोगों को अंदर जाते देखा था। उनमें से एक आदमी लाल शर्ट पहने था, दूसरे के कंधे पर झोली और कत्थई रंग का। फेलूदा ने हाथ उठाकर उनको रोक दिया और बोले, वो दूसरा आदमी मैं ही था, इसलिए अधिक कहने की ज़रूरत नहीं।
मेरा कलेजा जोर से धड़क उठा। लो, हो गया सर्वनाश। हम यहाँ शूटिंग देखने और मौज मस्ती करने आए थे और अब लगता है कि इस खून के मामले में ही ना फंस जाए कहीं। पुलक घोषाल ने कहा, खैर आप वहाँ थे भी तो कोई बात नहीं, इसके बारे में आप चिंता ना करें। और आप भी चिंता मत कीजिएगा लालूदा। आपने अपनी कहानी में लिखा है कि शिवाजी कैसल में स्मगलर रहते हैं, तो इसमें डरने की कौन सी बात है। बम्बई में भला कौन सा ऐसा अपार्टमेंट है जहाँ स्मगलर ना रहते हों। मीसा में तो कितने सारे लोग पकड़े गए हैं। अभी तो शुरुआत है, ये तह तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा। ये पूरा शहर तस्करी पर ही तो जीता है। तभी कमरे के दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। लगता है विक्टर है, पुलक बाबू ने कहा और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। चाबुक जैसे जिस्म वाला एक आदमी कमरे के अंदर आया। मैं आपका परिचय करा दूं इनसे लालूदा, ये हैं विक्टर पेरुमल, हांगकांग में ट्रेंड कुंगफू एक्सपर्ट। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए हम लोगों से हाथ मिलाया। पुलक बाबू ने बताया, ये टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेते हैं और थोड़ी हिंदी भी। हालांकि रहने वाले दक्षिण भारत के हैं। ये सिर्फ कुंगफू ही नहीं सिखाते बल्कि इनके स्टंट का भी कोई मुकाबला नहीं है। घोड़े से चलती हुई ट्रेन में जो छलांग लगाना है, वो काम हीरो के भाई के मेकअप में यही करने वाले हैं। पता नहीं क्यों वो आदमी मुझे अच्छा लगा। उसकी हंसी में एक बड़ा ही खुलापन सा था। उसके बाद जब ये पता चला कि वो स्टंटमैन है तो मेरे मन में उसके प्रति आदर का भाव भी जाग उठा। जो लोग सिर्फ चंद रुपयों के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और जिनके कारण ही प्रॉक्सी देने वाले हीरो लोगों को वाहवाही मिलती है, ऐसे लोगों की तो तारीफ की ही जानी चाहिए। विक्टर पेरुमल ने बताया कि वो सिर्फ कुंगफू ही नहीं जानता, आई नो मोकायरी ऑल्सो। मोकायरी? ये कौन सी बला है? हम में से किसी ने भी ये नाम आज तक नहीं सुना था। यहाँ तक कि फेलुदा को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेरुमल ने बताया, मोकायरी एक तरह की फाइटिंग होती है जिसे करने के लिए पैरों को ऊपर की तरफ फैलाकर हाथ के बल चलना पड़ता है। ये चीज़ हांगकांग में अभी सिर्फ 6 महीने पहले ही शुरू हुई है। हालांकि मूल रूप से ये जापान की है। लाल मोहन बाबू ने डरते डरते पूछा, इस फिल्म में मोकायरी भी है? पुलक घोषाल ने हंसते हुए नामे सिर हिलाया और बोले, अरे कुंगफू का ही झंझट संभालने में परेशानी हो रही है। नवंबर महीने के शुरुआत से ही 11 आदमियों को सुबह शाम ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। आप तो कहानी लिखकर निश्चिंत हो गए साहब, लेकिन झंझट तो हमें झेलने पड़ रहे हैं ना। इसमें आप स्टंटमैन का खेल देखिएगा। और चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी कहानी से एक बड़ी ही क्लास फिल्म बनने वाली है। पुलक घोषाल और विक्टर के चले जाने के बाद फेलुदा ने खिड़की खोल दी। सड़क के ट्रैफिक की आवाज़ से कमरा पूरी तरह भर गया। 5वीं मंजिल होने के कारण बात करने में हम लोगों को कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। असल में हम में से कोई भी एयर कंडीशनर का आदी नहीं था और वैसे में हमें अच्छा भी नहीं लगता था। बाहर से आवाज़ें भले ही आती हों, लेकिन उसके साथ साथ शुद्ध वायु भी तो आ रही थी। खिड़की के पास से लौटकर फेलुदा सोफे पर बैठ गए और गंभीरता से बोले, लाल मोहन बाबू, रहस्य रोमांच की जो गंध आप पूछ रहे थे ना बार बार, अब वो इतनी तेज हो गई है कि उसने हमारी शांति में अच्छी तरह से खलल डाल दिया है। अगर आप उस पैकेट को देने की जिम्मेदारी ना लेते तो अच्छा रहता। अगर मैं उस वक्त वहाँ होता तो आपको ये काम कभी ना करने देता। लाल मोहन बाबू ने थोड़ा लज्जित होते हुए कहा, अरे तो क्या करूँ, उस आदमी ने कहा था कि इसके बाद जो भी अगली कहानी लिखूं उसी के लिए रिजर्व करके रखे रहूं। फिर ऐसी हालत में मैं भला ना कैसे कहता? फेलुदा ने खोए खोए स्वर में कहा, एयरपोर्ट पर जब सिक्योरिटी चेक होता है उस समय ये रूल है कि मुसाफिर के हाथ में कोई पैकेट जैसी चीज़ हो तो उसे खोलकर देखना चाहिए। आपका हुलिया और वेशभूषा देखकर शायद उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन पता नहीं खोलने पर उसमें से क्या निकलता। मुझे तो पक्के तौर पर लगता है कि उस पैकेट का हत्या से ज़रूर कोई ना कोई संबंध है। लेकिन एक किताब के पैकेट में भला और क्या हो सकता है? लाल मोहन बाबू हकलाते हुए बोले, ये कोई ज़रूरी नहीं है जटायु बाबू कि उसमें किताब ही हो। राजा बादशाहों के ज़माने में अंगूठियों के अंदर जहर रखा जाता था, ये बात जानते हैं ना आप? तो ऐसे में वो अंगूठी क्या सिर्फ अंगूठी कहलाएगी? वो अंगूठी भी होती थी और साथ ही जहर का पात्र भी। लेकिन जो भी हो, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। आपको जो काम दिया गया था वो आपने कर दिया। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि आपके लिए खतरे की कोई बात नहीं है। और वैसे भी आपके ऊपर मुसीबत आने का मतलब है हम लोगों पर भी मुसीबत आना। हम तीनों जने एक ही धागे से बंधे हुए हैं। अगर वो धागा किसी भी तरफ से खींचा जाएगा तो हम तीनों ही धराशायी हो जाएंगे। लाल मोहन बाबू मुस्कुराए और एक ही झटके में पलंग से उतरकर खड़े हो गए। फिर बाएं पैर को कुंगफू की तरह शून्य में उछालकर बोले,
3 cheers for the 3 musketeers. हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। अध्याय 4। शाम के 6 बजते ही हम होटल से निकल पड़े। पैदल चले बिना नए शहर को देखा नहीं जा सकता, ऐसा हम तीनों का ही मानना है। जोधपुर, काशी, दिल्ली, गैंगटॉक सभी जगह हमने ऐसा ही किया था, तो फिर बम्बई में भला ऐसा क्यों ना करते। होटल से निकलने के बाद दाहिनी ओर कुछ दूर जाने पर एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर है। वहाँ से 1 आध मील दूर चलने के बाद हमें समुद्र नजर आया। ऑफिस से लौटती हुई गाड़ियों के रेले से बचते हुए हमने रास्ता पार किया और कमर भर ऊंची दीवार के किनारे जाकर खड़े हो गए। दीवार के उस पार समुद्र का पानी पछाड़े खा रहा था। वहाँ से एक सड़क बाईं ओर से सीधे पूरब दिशा की ओर जा रही थी। ये रास्ता मरीन ड्राइव कहलाता है। दीवार के किनारे से होते हुए हम मरीन ड्राइव की तरफ बढ़ने लगे। कुछ दूर तक पैदल चलने के बाद लालमोहन बाबू ने कहा, लगता है यहाँ CMD नहीं है, उसकी जगह कुछ और है। फेलुदा ने मुस्कुराते हुए कहा, समझा, रास्ते में कहीं भी गड्ढे नहीं हैं, इसलिए आप ये बात कह रहे हैं। एयरपोर्ट से आने के समय से ही ये बात मेरे भी ध्यान में आई थी कि गाड़ी से चलते हुए हमें ज़रा भी हिचकोले नहीं लग रहे थे। ये वाकई यकीन न करने लायक बात थी। थोड़ा और आगे चलने के बाद हमें चौपाटी नजर आई। ऐसा लग रहा था मानो आधा बम्बई शहर ही वहाँ उमड़ आया हो। हम तीनों ने एक स्टॉल से भेलपूरी ली और शोर शराबे से अलग हटकर समुद्र के किनारे रेत पर बैठकर खाने लगे। शाम के 6:45 बजे थे, लेकिन आकाश में अब भी गुलाबी आभा थी। लालमोहन बाबू खाना खत्म करके संस्कृत के एक श्लोक का पाठ करने ही जा रहे थे, लेकिन अचानक चुप हो गए। बाईं ओर बैठे एक आदमी के हाथ से छूटकर एक अखबार उड़ता हुआ आया और उनके चेहरे पर इस तरह लिपट गया कि उनका बोलना बंद हो गया। उन्होंने अखबार को अपने चेहरे से हटाया ही था कि फेलुदा ने उसे जोर से छीन लिया। सामने ही बड़े बड़े अक्षरों में खबर छपी थी, मर्डर इन अपार्टमेंट लिफ्ट, और उसके नीचे थी उस आदमी की तस्वीर जिसकी हत्या हुई थी। ये हम लोगों का लाल शर्ट वाला आदमी नहीं था। खबर इस तरह से थी, समाचार है कि 2 बजे से 2:30 बजे के बीच हत्या की एक घटना हुई है। हत्यारा अभी तक पकड़ में नहीं आया है। पुलिस छानबीन कर रही है। जिसकी हत्या की गई है उसका नाम है मंगलराम सेठी। ये आदमी स्मगलिंग करने वाले लोगों के गिरोह में था और कुछ दिनों से पुलिस उसकी तलाश में थी। लिफ्ट में काफ़ी उठापटक हुई है, जिसका सबूत मिल चुका है। क्लू के तौर पर कागज़ का एक टुकड़ा लाश के पास मिला है। उस कागज़ पर नाम लिखा है। अचानक लालमोहन बाबू के गले से एक अजीब तरह की कराहने की सी आवाज़ निकलने लगी। कहीं वो बेहोश ना हो जाएं, ये सोचकर मैंने उन्हें कसकर पकड़ लिया। उनके इस तरह की आवाज़ निकालने का कारण था अखबार की खबर में छपे आगे के शब्द। उस कागज़ पर नाम लिखा है मिस्टर गांगुली, डार्क, शर्ट पहने हुए, बोल्ड, मुस्टाश। जैसे ही हमारा ये खबर पढ़ना खत्म हुआ, लालमोहन बाबू ने एक झपट्टा मारकर वो अखबार छीन लिया और उसके चिथड़े चिथड़े कर उसे हवा में उड़ा दिया। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। फेलुदा ने डांट वाले लहजे में कहा, अरे आपको क्या लगता है पूरे शहर के लोग आपको देखते ही समझ जाएंगे कि आप ही वो व्यक्ति हैं? लेकिन इसका मतलब आप समझ रहे हैं मिस्टर मित्तर, सब लोग तो यही समझेंगे ना कि ये खूनी का ब्यौरा है। फेलुदा कुछ सेकंड तक लालमोहन बाबू को घूरते रहे, फिर बोले, लालूदा, आप 4 सालों से मेरी संगति में रह रहे हैं, फिर भी आपने दिमाग ठंडा रखकर किसी बात के बारे में सोचना नहीं सीखा। अरे लेकिन लाल शर्ट क्यों क्यों? अरे क्या लाल शर्ट? अगर ये मान भी लिया जाए कि वो कागज़ लाल शर्ट के हाथ से ही गिरा है, तो उसमें कौन सा सबूत है? जिस आदमी का नाम कागज़ की चिंदी पर लिखा है उसी ने हत्या की है, इसका क्या सबूत है? पैकेट दे देने के बाद आपका उससे संबंध खत्म हो गया, बस यही सच्चाई है। फिर उसके लिए उस कागज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। लिफ्ट के अंदर जाने के वक्त उसने देखा होगा कि कागज़ उसकी जेब में ही रह गया है, इसीलिए उसने उसे लिफ्ट में फेंक दिया होगा। ऐसा सोचने में आपको क्या तकलीफ हो रही है? लालमोहन बाबू का दिमाग फिर भी शांत नहीं हुआ। आप चाहे जो भी कहिए मिस्टर मित्तर, लाश के पास मेरा नाम और डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ कागज़ है, तो मेरे ऊपर तो भारी से भारी मुसीबत आनी तय है। मुझे ये साफ साफ नज़र आ रहा है। अब तो बस एक ही रास्ता है। गंजे सिर में तो बाल अब पैदा होंगे नहीं, ऊंचाई भी बढ़ने वाली नहीं है, ना ही रंग रूप में कोई परिवर्तन आने वाला है। एक ही चीज़ है जिस पर मेरा बस है, और वो है मेरी मूंछ। मैं कल ही इनको साफ करा देता हूँ। तो फिर होटल के आदमी क्या सोचेंगे? उन्होंने ये इवनिंग न्यूज़ नहीं पढ़ा होगा क्या? हत्या के समाचार 100 में से 99 लोग पढ़ते हैं। आदमी का स्वभाव ऐसा ही होता है। मेरी राय में तो
अगर आपने अपनी मूंछों को साफ कर दिया तो लोगों की नज़रें आपके ऊपर और ज्यादा पड़ेंगी और साथ ही उनको शक भी होने लगेगा। कुछ देर और लालमोहन बाबू को ढाढ़स बंधाने के बाद हम लोग उठकर खड़े हुए और बदन से रेत झाड़कर आदमियों और दुकानों की भीड़ को पार करते हुए चौड़ी सड़क पर पहुंचे। एक टैक्सी लेकर हम होटल की ओर रवाना हो गए। रिसेप्शन काउंटर के पास चाबी मांगने के वक्त हमने देखा लालमोहन बाबू ने जिस तरफ हाथ बढ़ाया अपना चेहरा उससे विपरीत दिशा में मोड़ लिया, लेकिन तब भी उन्हें उस बात से मुक्ति नहीं मिली क्योंकि उस विपरीत दिशा की लॉबी में 7 देसी विदेशी आदमी बैठे थे और उनमें से 3 लोगों के हाथ में इवनिंग स्टैंडर्ड नाम का अखबार था। स्टैंडर्ड के भी पहले पेज पर ही हत्या की खबर और मरे हुए आदमी की फोटो छपी थी और उस समाचार में गंजे, नाटे, मूंछों वाले और काले रंग के मिस्टर गांगुली का उल्लेख ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। अध्याय 5। आखिरकार जटायु बाबू ने मूछें मुड़वाने का विचार रद्द कर दिया। सुबह उठकर उन्होंने बताया कि पूरी रात टेंशन के मारे उनको नींद नहीं आई। पुलक बाबू ने कल रात ही हमें फ़ोन से बता दिया था कि आज सुबह 10 बजे आकर वो हमें स्टूडियो ले जाएंगे। 8 बजे तक नाश्ता करके हम बाहर निकल आए और पैडर रोड पर कुछ दूर चहलकदमी करते हुए चले गए। वहाँ से पान की दुकान से मीठा पान खरीद कर जब 8:45 बजे हम होटल वापस आए तो वहाँ एक तरह की दबी सी उत्तेजना का अनुभव हुआ। कारण था कि पुलिस के आदमी वहाँ आए हुए थे। एक आदमी जो इंस्पेक्टर जैसा दिख रहा था काउंटर के ठीक सामने खड़ा था। होटल के कर्मचारियों ने जैसे ही इशारा किया उसने मुड़कर जटायु बाबू की तरफ देखा। जटायु बाबू का चेहरा ऐसे हो गया मानो अभी उनका दम निकल जाएगा। इंस्पेक्टर मुस्कुराता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगा। फेलूदा ने शांत भाव से लालमोहन बाबू की पीठ को हल्के से दबाकर कहा, नर्वस मत होइए, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। इंस्पेक्टर ने नज़दीक आकर कहा, मैं इंस्पेक्टर पटवर्धन हूँ, CID की तरफ से। क्या आप मिस्टर गांगुली हैं? हाँ, यस। क्यों? और आप दोनों कौन हैं? फेलूदा ने अपनी जेब से प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर लिखा हुआ कार्ड निकालकर उनको दे दिया। इंस्पेक्टर पटवर्धन ने उसे पढ़कर फेलूदा की तरफ जिज्ञासा भरी नज़रों से देखा। मिस्टर मित्तर, आपने ही एलोरा वाली उस मूर्ति की चोरी के चोरों को पकड़वाया था ना? फेलूदा ने हल्के मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाकर हामी भरी। ग्लैड टू मीट यू सर, यू डिड अ वेरी गुड जॉब देयर, पटवर्धन ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। फेलूदा का दोस्त होने के कारण लालमोहन बाबू का सम्मान काफ़ी बढ़ गया, लेकिन जिरह से मुक्ति उन्हें नहीं मिल पाई। मैनेजर के कमरे में बैठकर सारी बातचीत हुई। पटवर्धन ने जो भी बताया उससे पता चला कि लाश के शरीर पर काफ़ी सारी उंगलियों के निशान मिले हैं। हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है, लेकिन लाल शर्ट पहने एक आदमी एयरपोर्ट से शिवाजी कैसल आया था, इस बात का पता पुलिस ने लगाया है एक टैक्सी वाले को खोजकर। पुलिस का मानना है कि वो लाल शर्ट वाला ही हत्यारा है और उसी की जेब से कागज़ का वो टुकड़ा निकला है। लालमोहन बाबू की बात सुनकर इंस्पेक्टर की धारणा और भी ज़्यादा पुष्ट हो गई। वो बोला, ये तो मैं समझ ही रहा था कि वो आदमी गांगुली नाम के किसी आदमी से मिलने के लिए एयरपोर्ट गया था। कल सवेरे से दोपहर के बीच जितने भी प्लेन सेंटा क्रूज में लैंड हुए हैं उनमें से हर एक की पैसेंजर लिस्ट देखने के बाद हमें कलकत्ता वाली फ़्लाइट में गांगुली नाम मिला था। उसके बाद हमने यहाँ के हर एक होटल में पता लगाया तो पता चला कि दोपहर के वक्त शालीमार होटल में मिस्टर L गांगुली आए हुए हैं। इंस्पेक्टर पटवर्धन दरअसल जो कुछ जानना चाहते थे वो ये था कि इस मामले में जटायु बाबू की क्या भूमिका रही है, यानी उस कागज़ में उनका नाम और उनके चेहरे का वर्णन क्यों है। लालमोहन बाबू ने जब मिस्टर सान्याल के बारे में बताया तो इंस्पेक्टर बोले, हु इज़ दिस सान्याल, हाउ वेल डू यू नो हिम? लालमोहन बाबू को जितना पता था वो उन्होंने बता दिया। इंस्पेक्टर ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, क्या आप जानते नहीं हैं कि इसी तरह से निरीह आदमियों के हाथों से चोरी का माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है? हम लोगों को खबर मिली है कि काठमांडू से एक बहुत ही कीमती माणिक मुक्ता इस देश में आया हुआ है। सुनने में आया है कि उसमें नाना साहब का फेमस नौलखा हार भी है। हमने इतिहास में पढ़ा था कि 1857 के गदर के दौरान नाना साहब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे। अब ये इंस्पेक्टर पटवर्धन उन्हीं नाना साहब के बारे में कह रहे थे या नहीं, ये हमें पता नहीं था। पटवर्धन ने आगे कहा, मुझे पूरा यकीन है कि उस पैकेट में भी स्मगलिंग का ही माल था। स्मगलर्स के जिस ग्रुप ने इसे कलकत्ते से भेजा है उसके विरोधी दल के किसी आदमी को पता चल गया होगा और वो शिवाजी कैसल के आसपास चक्कर काट रहा होगा। उसी आदमी ने लाल शर्ट वाले पर हमला किया और नतीजा ये हुआ कि लाल शर्ट वाले के हाथ से उसकी मौत हो गई।
अब तक लालमोहन बाबू अपने मन में ये पक्की तरह से सोचकर बैठे थे कि क्योंकि उनका नाम लिखा हुआ कागज पुलिस के हाथ आ गया है तो इसलिए या तो उनको फांसी की सजा होगी या फिर आजीवन काला पानी की सजा। सिर्फ उपदेश के तौर पर कुछ बातें सुनने के बाद मुक्ति मिल जाने के कारण उनके चेहरे पर एक नई चमक आ गई। पुलक बाबू ने हालांकि कहा था कि वो 10 बजे आएंगे, लेकिन वो आए 11 बजे। पुलिस के बारे में पता चलने पर बोले, अजी कुछ मत कहिए जनाब, कल अखबार पर नजर पड़ते ही मेरा तो कलेजा धक से रह गया। नाम और सारा ब्यौरा सब कुछ लालूदा से साफ साफ मिल रहा था। मैं तो पढ़कर घबरा ही गया था। सान्याल वाली घटना का पता चलने पर वो बोले, ये सान्याल कौन है? ये अच्छा वही सान्याल है क्या? वो मंझले कद का, आंखें अंदर धंसी हुई, थूथनी में एक गड्ढा। अरे भाई मैंने थूथनी वूथनी नहीं देखी थी, उसकी दाढ़ी थी, हो सकता है पहले ना रखता हो, जटायु बाबू ने कहा। पुलक बाबू बोले, अरे मैं तो 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कह नहीं सकता कि वही आदमी होगा या कोई और। ये आदमी कुछ दिनों तक बम्बई में था, इसने 2-4 फिल्में भी बनाई थी और जहाँ तक मुझे याद है उसे काफ़ी मोटा नुकसान उठाना पड़ा था। आदमी के लिहाज से कैसा है ये तो पता नहीं, लेकिन कोई बदनामी वगैरह वाली बात सुनने में नहीं आई थी। तब तो कागज़ वाले पैकेट में कोई गड़बड़ी नहीं होगी ना, लालूदा ने कहा। सुनिए लालूदा, आजकल स्मगलिंग वगैरह खूब ज़ोर शोर से चल रही है, वरना किसी ज़माने में हमने भी बहुत से अजनबियों के हाथ से चीज़ें लेकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई हैं, कभी कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन क्या करें, आजकल का ज़माना ही खराब है। कुछ देर बाद हम गाड़ी में बैठे स्टूडियो की तरफ जा रहे थे। ये महालक्ष्मी का एक बहुत ही फेमस स्टूडियो था। गाड़ी से उतरकर पुलक बाबू बोले, कल की शूटिंग की ट्रेन के बारे में रेलवे के लोगों से हमारी बातचीत चल रही थी। खबर मिलते ही प्रोड्यूसर रात की फ्लाइट से कलकत्ता से वापस लौट आए हैं। आओ आप लोगों का परिचय करा दूं। क्या कल की शूटिंग होगी? लालमोहन बाबू के स्वर में संदेह का पुट था। अजी शूटिंग कैसे रुकेगी, शूटिंग तो होगी ही, आप घबराइए मत। हम लोग टीन की छत वाले एक कारखाने जैसे विशाल कमरे के अंदर पहुंचे। वहीं पर शूटिंग होती थी और वहीं कुंग-फू की ट्रेनिंग चल रही थी। एक लंबे चौड़े गद्दे पर विक्टर पेरुमल के आदेश पर लोगों का एक जत्था कूद फांद रहा था, पैर उछाल रहा था और लड़खड़ाकर बार बार गिर रहा था। गद्दे से करीब 10 हाथ दूर बेंत की एक कुर्सी पर 45 साल के करीब के एक सज्जन बैठे हुए थे। पुलक बाबू ने बताया, ये हैं हमारी फिल्म के निर्माता मिस्टर गोरे, और ये हैं मिस्टर गांगुली कहानी लेखक, और ये हैं मिस्टर मित्तर, और ये उनके दोस्त तपेश रंजन। मिस्टर गोरे के गाल सेब जैसे थे, सिर के ठीक बीचों बीच एक चांद और आंखें भूरे रंग की। थोड़ी तोंद निकली हुई थी जिसके ऊपर उनकी शर्ट बुरी तरह से फंसी हुई थी। परिचय कराकर पुलक बाबू वहां से चले गए क्योंकि उनको शूटिंग की तैयारियां देखनी थी। जाते वक्त कह गए, 1:30 बजे लौटूंगा लालूदा, आप लोगों को लंच मेरे साथ ही लेना है। मिस्टर गोरे ने हम लोगों से काफ़ी सम्मान से बातचीत की और कुर्सियां मंगवाकर हमें बैठाया। लालमोहन बाबू से बोले, आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरे पिताजी का कैनिंग स्ट्रीट में कारोबार था। 3 years आई वॉज अ स्टूडेंट इन डॉन बॉस्को। फिर फादर का डेथ हो गया तो मैं अंकल के पास बम्बई चला आया, तभी से आई एम हियर। लेकिन फिल्म लाइन में दिस इज़ माई फर्स्ट वेंचर। मिस्टर गोरे बांग्ला भी जानते हैं। इस बात का पता चल जाने पर लालमोहन बाबू बड़े ही उत्साह से सान्याल से शुरू करके आज की पुलिस की जिरह तक की सारी घटना उनको फटाफट सुना गए। इस पर मिस्टर गोरे ऐसे शब्द करके सहानुभूति जताते हुए बोले, आजकल तो किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है मिस्टर गांगुली। आप नामी लेखक हैं, आपके हाथ से चोरी का माल चालान किया गया, ये सोचने में भी शर्म महसूस होती है। अब फेलुदा भी इस बातचीत में शामिल हो गए। सुना है मिस्टर गोरे आप भी शिवाजी कैसल में रहते हैं? जी हाँ मिस्टर मित्तर, मैं 2 महीने से वहाँ रह रहा हूँ। ये जो हत्या की वारदात वहाँ हुई बड़ी ही खौफनाक है। मैं इवनिंग फ्लाइट से आया था, रात को 11 बजे घर लौटा। एट दैट टाइम ऑल्सो देयर वॉज सच अ बिग क्राउड इन द स्ट्रीट। हाई राइज बिल्डिंग में खून खराबा होने से बड़ा ही हंगामा मच जाता है। क्या आपको पता है मिस्टर गोरे कि 17th फ्लोर पर कौन रहता है? 17th याद नहीं आ रहा है। मेरी जान पहचान का एक आदमी 8th फ्लोर पर रहता है, मिस्टर NC मेहता, और 2 में डॉक्टर वाजिफदार। माई फ्लैट इज़ ऑन 12th फ्लोर। फेलुदा ने अब उनसे कोई सवाल नहीं किया। मिस्टर गोरे भी उठने को थे। बोले, ये प्रोडक्शन बड़े ही झमेले की चीज़ होती है, हर वक्त कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। इसके अलावा कल की शूटिंग सचमुच एक बहुत ही बड़ा टास्क है। माथेरान स्टेशन से किराए की ट्रेन
खंडाला और लोनावला के बीच लेवल क्रॉसिंग में आएगी। मैं माथेरान में ही रहूँगा क्योंकि रेल कंपनी का हिसाब करना है। ट्रेन में पुराने ज़माने का एक फर्स्ट क्लास का डिब्बा रहेगा, उसी में बैठकर मैं शूटिंग की जगह पहुँचूँगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग आकर मेरे साथ लंच लें। आप लोग वेजिटेरियन हैं? अरे नहीं नहीं, लालमोहन बाबू ने कहा। सो व्हाट विल यू हैव, चिकन और मटन? चिकन तो कल ही खाया था, तो फिर मटन ठीक है। क्यों, ठीक है ना फेलू बाबू? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, फेलूदा ने कहा। फेलूदा मिस्टर गोरे की सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन बीच बीच में उनकी नज़रें कुंग-फू की तरफ चली जाती थीं। इस बात को मैं बड़े ही ध्यान से नोट कर रहा था। विक्टर पेरूमल का धीरज और लगन वाकई हैरानी में डाल देने वाला था। उसे देखकर साफ समझ आ जाता था कि वो अपने काम को बिना पूरा किए छोड़ने वालों में से नहीं है। जो लोग ट्रेनिंग ले रहे थे उनमें से 2-4 लोग तो बहुत ही अच्छी तरह से पहले ही ट्रेन हो चुके थे। काम में लगे रहने के बावजूद पेरूमल को भी मैंने बीच बीच में फेलूदा की तरफ ताकते हुए पाया। फेलूदा की नज़रों में तारीफ का भाव था और उससे उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मिस्टर गोरे के चले जाने के बाद पेरूमल ने इशारे से फेलूदा को अपने पास बुलाया। फेलूदा ने सिगरेट फेंक दी और उठकर उस तरफ चले गए। आइए ना मिस्टर मित्तर, आप भी ट्राई कीजिए, इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट। बाकी जितने आदमी ट्रेनिंग ले रहे थे वो गद्दा छोड़कर एक तरफ हट गए। पेरूमल ने एक छोटी सी छलांग लगाते हुए दाहिने पैर को अजीब ढंग से सिर के पास ले जाकर सामने की तरफ झटक दिया। पैर के सामने कोई खड़ा होता तो वो ज़रूर ज़मीन पर पछाड़ खा जाता। फेलूदा ने गद्दे के ऊपर जाकर 5-6 बार छोटी छोटी छलांगें लगाईं और अपने शरीर को हल्का वार्म अप करके तैयार कर लिया। फिर पेरूमल ने उनसे कहा, मेरी तरफ पैर से झटका मारो। पेरूमल को इस बात की जानकारी नहीं थी कि एंटर द ड्रैगन देखने के बाद फेलूदा ने सुबह के वक्त 6 महीने तक हमारी बैठक में कुंग-फू के तरीके से हाथ पैरों को झटकने का अच्छा अभ्यास कर रखा है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनका उद्देश्य सिर्फ थोड़ी स्फूर्ति प्राप्त करना था, लेकिन पैर झटकने का सही तरीका वो सीख चुके थे। 1 2 3 कहते न कहते फेलूदा का दाहिना पैर बिजली की गति से सामने की तरफ उछला और एक ही पल में पेरूमल का शरीर पीछे की तरफ छिटक कर गद्दे पर गिर पड़ा। हालांकि मुझे पता है कि फेलूदा का पैर उसके शरीर से टकराया नहीं था। उसके बाद इसी तरह 5 मिनट तक विक्टर पेरूमल और प्रदोष मित्तर का कुंग-फू का डेमो चलता रहा। मेरी नज़रें बार बार पेरूमल के शागिर्दों की तरफ जा रही थीं। ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि उनके चेहरों पर भी ईर्ष्या के बजाय तारीफ के ही भाव थे। 5 मिनट बीत जाने के बाद जब दोनों जने हाथ मिलाकर एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे थे तो सभी लोगों ने जोर से तालियां बजाईं। अध्याय 6। 2 बजे हम पुलक बाबू और फिल्म के डायलॉग राइटर मिस्टर त्रिभुवन गुप्त के साथ वर्ली के कॉपर चिमनी रेस्टोरेंट में लंच के लिए गए। खाने के बीच रेस्टोरेंट के एक आदमी ने आकर पुलक बाबू से कुछ कहा। पुलक बाबू यहाँ अक्सर आते रहते हैं, इसका पता अंदर आने के समय ही वेटरों के चेहरे के भाव देखकर चल गया था। उस आदमी की बात सुनकर पुलक बाबू ने कहा, लालूदा, आपके लिए फ़ोन है, मिस्टर गोरे का, सुन लीजिए, हो सकता है कोई खुशखबरी हो। 2 ही मिनट के बाद टेलीफोन से बात करके लालमोहन बाबू ने फिर से कांटा चम्मच अपने हाथ में लेकर कहा, उन्होंने 4 बजे अपने घर पर बुलाया है, लगता है कुछ माल पानी मिलेगा। इसका मतलब ये था कि आज तीसरे पहर ही लालमोहन बाबू की जेब में 10,000 रुपया आ जाने वाला था। लंच खत्म करके जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो 2:45 बज रहे थे। पुलक बाबू और मिस्टर गुप्ते स्टूडियो चले गए। हम लोग पान खरीदकर गाड़ी में बैठ गए। ड्राइवर ने पूछा, शालीमार होटल चलूं साहब? फेलूदा ने कहा, अरे नहीं, बम्बई आए हैं तो थोड़ा घूमेंगे, ताजमहल होटल के पास चलिए, गेटवे ऑफ इंडिया देखना है। ड्राइवर हमें विक्टोरिया टर्मिनल, फ्लोरा फाउंटेन, टेलीविज़न स्टेशन, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम वगैरह जगहों को दिखाते हुए गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ ले गया। थोड़ी देर वहाँ चहलकदमी करने के बाद हम वापस गाड़ी में आकर बैठ गए। जब शिवाजी कैसल के लिफ्ट की घंटी बजाई उस समय घड़ी 4:02 बजा रही थी। 12th फ्लोर यानी 12वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद जब हम लिफ्ट से उतरे तो 3 तरफ 3 दरवाजे देखने को मिले। बीच वाले दरवाजे पर लिखा था जी गोरे। घंटी बजाते ही एक वर्दी वाले बेरे ने आकर दरवाज़ा खोल दिया। अंदर आइए सर, उसने कहा। अंदर जाने पर देखा एक पतले से गलियारे से चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मिस्टर गोरे हमारी तरफ ही आ रहे थे। सो हाउ वॉज द लंच? उन्होंने पूछा। गुड, वेरी गुड, जटायु बाबू ने कहा। उनकी बैठक पर नज़रें पड़ते ही मेरा मुंह हैरानी से खुला रह गया। हम लोगों के कलकत्ते वाले मकान की एक पूरी मंजिल इस अकेले कमरे में समा सकती थी। पश्चिम की तरफ की शीशे की खिड़कियों से समुद्र दिखाई पड़ रहा था।
कमरे के एक एक सामान की कीमत 2-3 हजार से कम नहीं रही होगी। पूरे फर्श पर कालीन बिछा था, दीवारों पर पेंटिंग और छत पर झाड़फानूस। एक तरफ दीवार से लगे बुक शेल्फ में कीमती कीमती किताबें थीं, जो इतनी चटक मटक वाली थीं कि लगता था अभी अभी खरीदी गई हैं। जिन सोफ़ों पर हमें बैठाया गया वो बहुत ही आरामदेह और गुलगुले थे। हमारे बैठते ही एक बहुत बड़ा कुत्ता कमरे के ठीक बीचों बीच खड़ा होकर हमारी तरफ देखने लगा। जटायु बाबू का चेहरा डर से पीला पड़ गया। फेलुदा ने हाथ आगे करके जो ही पुचकारा, कुत्ता उनकी तरफ चला गया। बाद में फेलुदा ने हमें बताया था कि वो कुत्ता ग्रेट डेन नस्ल का था। ड्यूक, ड्यूक, गो अवे। अपने मालिक का आदेश सुनकर कुत्ता वहां से हटकर दरवाजे की तरफ चला गया। मिस्टर गोरे हमें वहां बिठाकर कमरे से बाहर चले गए और फिर हाथ में एक लिफाफा लेकर अंदर आए। उन्होंने लाल मोहन बाबू से कहा, मैंने सोचा था आपका मनी तैयार रखूं, लेकिन 3 ट्रंक कॉल आ गए। फिर उन्होंने लिफाफा जटायु बाबू की तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने कांपते हाथों से लिफाफे के अंदर से 100 रुपये के नोटों का एक बंडल निकाला। गिन लीजिए, मिस्टर गोरे ने कहा। देयर शुड बी 100 नोट्स देयर। जटायु बाबू गिनना खत्म करते उससे पहले ही चांदी के टी सेट में चाय आ गई। पीने पर पता चला कि दार्जिलिंग की सबसे बेहतरीन किस्म की चाय थी। गोरे ने फेलुदा की तरफ देखते हुए कहा, आपका परिचय अभी तक नहीं मिला। फेलुदा ने कहा, मैं मिस्टर गांगुली का फ्रेंड हूँ, बस इतना ही मेरा परिचय है। मिस्टर गोरे ने कहा, नो सर, दैट इज़ नॉट इनफ। यू आर नो ऑर्डिनरी पर्सन। आपकी आंखें, आपकी आवाज़, आपका कद, चलने का तौर तरीका और आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज, नथिंग इज़ ऑर्डिनरी। अगर आप बताना ना चाहें तो अलग बात है, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता कि आप सिर्फ मिस्टर गांगुली के फ्रेंड हैं। फेलुदा ने हौले से मुस्कुराकर बातचीत का रुख बदल दिया। आपके पास काफ़ी सारी किताबें हैं, आपको पढ़ने का शौक़ है? अरे नहीं नहीं, आई डोंट रीड देम। ये सब किताबें सिर्फ दिखाने के लिए हैं। तारपोर वाला को रेगुलर ऑर्डर दे रखा है। एनी गुड बुक दैट कम्स आउट, मुझे उसकी एक कॉपी भेज दो, बस। फेलुदा ने 15 हाथ की दूरी से ही ये ताड़ लिया था कि लाइन में लगी उन अंग्रेज़ी किताबों के बीच बांग्ला की भी एक किताब रखी थी। गोरे से ये बात कहने पर वो हंस पड़े और बोले, अरे बांग्ला ही क्यों मिस्टर मित्तर, हिंदी, मराठी, गुजराती वगैरह की भी किताबें हैं मेरे पास। असल में मेरे पास एक आदमी है जो बांग्ला, हिंदी और गुजराती तीनों भाषाएं जानता है। तीनों भाषाओं के नॉवेल्स को पढ़कर वो मेरे लिए सिनॉप्सिस तैयार कर देता है। मैंने तो मिस्टर गांगुली की किताब की भी आउटलाइन पढ़वा ली है। यू सी, किताब बनाने के लिए तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही ना। तभी कमरे में फ़ोन बज उठा। मिस्टर गोरे ने फ़ोन उठाया और बोले, हेलो, हाँ, होल्ड ऑन प्लीज़। मिस्टर गांगुली, आपके लिए फ़ोन है। टेलीफोन की तरफ जाते हुए लाल मोहन बाबू ने पूछा, क्या पुलक बाबू का है? नो सर, आई डोंट नो दिस पर्सन। लाल मोहन बाबू ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, हेलो। फेलुदा की नज़रें लगातार उन्हीं के ऊपर जमी हुई थीं। जटायु बाबू ने धीरे से कहा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, फ़ोन से दूसरे दूसरे शब्द सुनाई पड़ रहे हैं। फेलुदा फुर्ती से उठे और जटायु बाबू के हाथ से फ़ोन ले लिया। हेलो। फिर उन्होंने सिर हिलाते हुए फ़ोन रख दिया और बोले, उधर से लाइन कट गई है। हैरानी की बात है, कौन होगा ये भला? जटायु बाबू ने कहा, अरे आप इसके बारे में टेंशन मत लीजिए मिस्टर गांगुली, बम्बई शहर में तो अक्सर ऐसा होता रहता है, मिस्टर गोरे ने कहा। फेलुदा के कुर्सी से उठते ही हम लोग भी खड़े हो गए। लाल मोहन बाबू ने मिस्टर गोरे से कहा, आज हम लोग पुलक बाबू की मूवी देखने लोटस थिएटर में जा रहे हैं। हाँ हाँ, ज़रूर जाइए। पुलक बाबू बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। आपकी ये जो फिल्म है उसका नाम हमने जेट बहादुर रखा है। ये भी बॉक्स ऑफिस पर ज़रूर हिट होगी। एंड डोंट फॉरगेट अबाउट लंच टुमारो। आप लोगों के पास ट्रांसपोर्ट तो है ना? जी हाँ, पुलक बाबू ने हमारे लिए गाड़ी का इंतज़ाम कर रखा है। फिर हम लोग बाहर आ गए। लिफ्ट में दाखिल होने के लिए जैसे ही हमने उसका दरवाज़ा खोला कि हम तीनों ही चौंक पड़े। लिफ्ट के अंदर से तेज़ खुशबू का एक झोंका आया। ये गुलबहार सेंट था। धड़कते हुए कलेजे लिए हम लिफ्ट में दाखिल हो गए। लगता है ये गुलबहार सेंट मिस्टर सान्याल के अलावा और भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, मैंने कहा। फेलुदा ने मेरी बात का जवाब देने के बजाय 17 नंबर का बटन दबा दिया। हम और भी 5 मंजिल ऊपर पहुंच गए। दूसरी मंजिलों की ही तरह 17 नंबर फ्लोर पर भी 3 कमरे थे। बाईं ओर के दरवाजे पर लिखा था एच हेकरथ। फेलुदा ने बताया कि ये जर्मन नाम था। दाहिनी ओर के दरवाजे पर लिखा था NC मनसुखानी। ये एक सिंधी नाम था। बीच वाले दरवाजे पर कोई नाम नहीं था। लगता है ये फ्लैट खाली है, मैंने कहा। ज़रूरी नहीं है तौब से।
हर कोई आदमी दरवाजे पर अपना नाम नहीं लिखता। इनफैक्ट मुझे तो पूरा यकीन है कि इस फ्लैट में अभी भी कोई आदमी है। वो कैसे भला? देखो, जिस कॉल बेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है उसके ऊपर धूल जमी हुई होनी चाहिए, लेकिन इस वाली कॉल बेल को जरा ध्यान से देखो और बाकी दोनों कॉल बेल्स से इसका मिलान करो। निकट जाकर हमने पाया कि फेलुदा की बात एकदम सही थी। बटन चमक रहा था और उस पर धूल का नामो निशान भी नहीं था। लालमोहन बाबू ने थोड़ा कांपते स्वर में पूछा, दबाइएगा क्या? फेलुदा ने बटन नहीं दबाया, लेकिन इसकी बजाय उन्होंने जो काम किया वो और भी ज्यादा हैरत में डालने वाला था। फर्श पर मुंह के बल लेटकर दरवाजे के नीचे जहां आधा इंच की दरार थी उन्होंने अपनी नाक टिका दी। फिर 2 बार जोर से लंबी सांस लेकर खड़े हुए और बोले, तीखी कॉफी की स्मेल आ रही है। इसके बाद उन्होंने जो काम किया वो और भी हैरानी में डालने वाला था। लिफ्ट का इस्तेमाल न करके 18वीं मंजिल से वो सीढ़ियां उतरने लगे। हर मंजिल पर करीब आधे मिनट तक चहलकदमी करके उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता। जब ये सारा तामझाम खत्म करके हम नीचे उतरे तो उस समय घड़ी 5:10 दिखा रही थी और ये बात मेरी समझ में साफ साफ आ रही थी कि बम्बई आकर हम फिर से किसी जटिल रहस्य में फंस चुके थे। अध्याय 7। फेलुदा ने लालमोहन बाबू से कहा, अगर मैं आपसे थोड़ी देर बहस करूं तो उम्मीद है आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। करीब 10 मिनट पहले जब हम शिवाजी कैसल से लौट रहे थे तो रिसेप्शन से हमें सूचना मिली कि लालमोहन बाबू का फोन आया था। किसने फोन किया पता नहीं। इसका मतलब ये फोन उस समय आया होगा जब हम शिवाजी कैसल की सीढ़ियां उतर रहे थे। होटल में पहुंचकर हम अपने कमरे में आ चुके थे और उसी वक्त फेलुदा ने लालमोहन बाबू से ये सवाल किया था। उन्होंने उत्तर दिया, अजी जब पुलिस की बहस से ही बेदाग निकल गया तो आपकी बहस से भला मुझे क्या परेशानी होगी? पूछिए जो पूछना है। ये बताइए जटायु बाबू, क्या आपको मिस्टर सान्याल का पहला नाम मालूम है? जी नहीं, उसके बारे में तो मैंने पूछताछ नहीं की थी। अच्छा ठीक है, अब उस आदमी के बारे में एकदम विस्तार से मुझे बताइए। आपकी किताबों में जिस तरह का अधकचरा ब्यौरा रहता है उस तरह का ब्यौरा नहीं चाहिए मुझे। लालमोहन बाबू ने फेलुदा को घूरा और फिर बोले, उनकी लंबाई होगी करीब। फेलुदा ने उन्हें बीच में ही टोक दिया, आपको सबसे पहले किसी भी आदमी में लंबाई ही क्यों नजर आती है? उनके चेहरे के बारे में बताइए पहले। जटायु बाबू ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, वैसे तो मैंने उनको शाम के वक्त देखा था और मेरे कमरे के बाहर का बल्ब भी ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन फिर भी इतना याद है कि उनका मुंह चौड़ा था, आंखों पर चश्मा था, दाढ़ी भी थी, एकदम घनी दाढ़ी, और हाँ मूंछ भी थी, दाढ़ी से जुड़ी हुई। आपका मतलब है फ्रेंच कट? फेलुदा ने पूछा। नहीं, शायद फ्रेंच कट तो नहीं है, अभी अभी बनवाई लग रही थी, और हाँ जुल्फों से भी जुड़ी थी, और बाल जो थे वो एकदम खिचड़ी थे। दांत कैसे थे? एकदम साफ थे, बनावटी दांतों जैसे तो नहीं लग रहे थे, और गले की आवाज आम लोगों जैसी ही थी, ना तो ज्यादा मोटी थी और ना ही महीन। ऊंचाई कितनी होगी? वो भी साधारण ही थी, मीडियम। उन्होंने आपको कोई पता बताया था ना बम्बई का? कुछ ऐसा कहा था कि कोई असुविधा हो तो इस अमुक व्यक्ति को फोन कीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ओहो, ये बात तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था। आज जब पुलिस ने भी बहस की उस समय भी मुझे ये बात याद नहीं आई। रुकिए, मैं 1 मिनट देखता हूँ। लालमोहन बाबू ने बैग से मुड़ा हुआ एक नीले रंग का कागज निकालकर फेलुदा को दे दिया। फेलुदा ने उसे बड़े गौर से देखा क्योंकि ये मिस्टर सान्याल के हाथ का लिखा हुआ था। उसके बाद कागज को मोड़कर अपने बैग में रख लिया और बोले, तपेश जरा नंबर मांगो तो। 253418। मैंने ऑपरेटर को नंबर बताया। फेलुदा ने इंग्लिश में बातचीत की। हेलो, मिस्टर देसाई हैं? उधर से आवाज आई। अरे भैया, क्या मुसीबत है? इस नंबर पर देसाई नाम का कोई आदमी नहीं रहता। जो सज्जन रहते हैं उनका सरनेम है पारिक, और पिछले 10 साल से वो इसी नंबर पर रह रहे हैं। फेलुदा ने फोन बंद कर दिया और जटायु बाबू से बोले, सान्याल के पास अपनी दूसरी कहानी बेचने की उम्मीद छोड़ दीजिए। वो आदमी बहुत ही सस्पिशियस है, और जो पैकेट आप लेकर आए हैं मुझे पूरा यकीन है कि उसमें भी कोई लंबा चक्कर है। लालमोहन बाबू ने एक गहरी सांस ली और बोले, सच कहने में क्या हर्ज है, असल में वो आदमी मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। फेलुदा ने उनको डांटते हुए कहा, आपकी ये बात ना पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। किसी की भी बातों में आ जाते हैं और फिर कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था। अच्छा, आप थोड़ी कोशिश और करके देखिए कि उसके बारे में कोई और बात याद कर सकते हैं कि नहीं।
जटायु बाबू ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, नंबर 1, वो आदमी सीधे किसी के चेहरे की ओर ताकता हुआ बातचीत नहीं करता। नंबर 2, हर बात को धीमी आवाज में कहने की उसे क्या जरूरत है पता नहीं, मानो कोई बड़ा ही गोपनीय विचार विमर्श करने आया हो। नंबर 3, लेकिन बड़े ही दुख की बात थी कि नंबर 3 वाली बात लालमोहन बाबू को बहुत सोचने पर भी याद नहीं आई। 6:30 बजे लोटस में इवनिंग शो चालू होने वाला था, इसलिए 6 बजे हम उठकर खड़े हो गए। हम यानी लालमोहन बाबू और मैं। फेलुदा ने कहा था कि वो नहीं जाएंगे क्योंकि उनको काम है। हमें लौटकर वर्ली जाना पड़ा क्योंकि लोटस सिनेमा वहीं पर था। लालमोहन बाबू काफी नर्वस थे। पुलक बाबू किस तरह के डायरेक्टर हैं ये तीरंदाज फिल्म देखने पर ही समझ में आएगा। बोले, एक एक करके 3 फिल्में हिट हो चुकी हैं, तो फिर ये क्या वाहियात होगी? ये भी ठीक ही होगी। सही कहा ना मैंने तपेश? लेकिन इंटरवल से पहले ही हम दोनों को समझ में आ गया कि ये फिल्म तीरंदाज 100% कोडो पायरन मार्का फिल्म ही है। उसे देखने के बाद दर्शक के सिर में दर्द ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। इस बीच हम दोनों एक दूसरे के चेहरे की ओर कई बार ताक चुके थे। हंसने का मन हो रहा था और उसके साथ ही ये तकलीफ भी महसूस हो रही थी कि लालमोहन बाबू की कहानी पर बनी फिल्म जेठ बहादुर का क्या हश्र होने वाला है और फिर उसके कारण जटायु बाबू की हालत कैसी होगी। इंटरवल के बाद हम लोग हॉल से बाहर निकल आए, लेकिन किसी आदमी से मुलाकात नहीं हुई। एक ठंडी सांस भर के जटायु बाबू ने कहा, अगर पुलक बाबू मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगा फर्स्ट क्लास फिल्म है। वैसे जेब में अगर फड़फड़ाते हुए नोट नहीं होते तो मेरा दिल तो सचमुच ही बहुत दुखी हो जाता था। पेश गाड़ी सिनेमा हॉल के सामने ही दूसरे छोर पर खड़ी थी। जटायु बाबू उस तरफ न जाकर एक दुकान के अंदर चले गए और वहां से दाल मोठ का 1 पैकेट, 2 पैकेट मंगाराम बिस्किट, 6 संतरे और पैरी का 1 पैकेट लेमन जूस लेकर वापस आए। होटल के कमरे में बैठे रहने से ना भूख लग जाती है, उस वक्त ये सब चीजें काम में आएंगी, उन्होंने कहा। हम दोनों अपने हाथों में उन चीजों को थामे गाड़ी के अंदर पहुंचे। अंदर घुसते ही हमारा दिमाग चकरा गया। गाड़ी के अंदर भी गुलबहार सेंट की खुशबू थी, लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि आते समय ये खुशबू नहीं थी। 1.5 घंटे के दरमियान ही ऐसा हुआ था। मेरा तो सिर चकरा रहा है तपेश। मुझे तो लगता है ये कोई भूत प्रेत है। सान्याल की हत्या हुई है और उसका सेंट लगाया हुआ भूत हम लोगों की गर्दन पर सवार हो गया है। ड्राइवर से पूछने पर पता चला कि वो ज्यादा समय गाड़ी के अंदर ही था। सिर्फ 5 मिनट के लिए पास की एक रेडियो टीवी की दुकान में फूल खिले हैं गुलशन गुलशन प्रोग्राम देखने गया था। खुशबू उसे भी महसूस हो रही थी, लेकिन उसकी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुशबू आई कहाँ से। होटल लौटने के बाद जब हमने ये बात फेलुदा से कही तो उन्होंने कहा, रहस्य जब अपना जाल फैलाता है तो ऐसे ही फैलाता है। अगर ऐसा ना हो तो वो रहस्य उच्च कोटि का नहीं हो सकता। तभी मेरी नज़र फेलुदा के पास रखे इंडियन एयरलाइंस के एक टाइम टेबल पर पड़ी। तुम क्या बाहर गए थे दा? मैंने पूछा। हाँ, गया तो था, लेकिन होटल से बाहर नहीं निकला था। ये चीज नीचे रिसेप्शन पर ही मिल गई। असल में मैं ये देख रहा था कि काठमांडू से कितनी फ्लाइट आती हैं और कब कब आती हैं। उनके काठमांडू कहते ही मुझे एक बात याद आ गई। मैंने पूछा, अरे फेलुदा, एक बात तो बताओ, वो इंस्पेक्टर पटवर्धन जिस नाना साहब के बारे में कह रहे थे, वो कौन से नाना साहब हैं? क्या वही जो 1857 में अंग्रेजों से लड़े थे? हाँ, तौब से बिल्कुल वही नाना साहब हैं। वो अंग्रेजों से लड़े थे, फिर जान बचाने की खातिर देश छोड़कर भाग गए थे और सीधे काठमांडू चले गए थे। उनके साथ काफी मूल्यवान रत्न थे, जिनमें मोतियों से गुंथा एक हार भी था जिसका नाम है नौलखा हार। वही हार आखिरकार नेपाल के जंग बहादुर के पास पहुंच गया और उसके बदले में जंग बहादुर ने नाना साहब की पत्नी को 2 गांव दिए थे। और वो हार नेपाल से कोई चोर चुरा कर ले गया है? मैंने पूछा। पटवर्धन की बात से तो ऐसा ही लग रहा है। लालमोहन बाबू ने अचानक चिल्लाकर सवाल किया, ओरे बाबा, तो मैं क्या उसी हार को एक आदमी के हाथ से दूसरे के हाथ में दे आया? फेलुदा मुस्कुराते हुए बोले, सोच कर देखिए, इतिहास में आपका नाम हीरे के अक्षरों में अंकित हो जाएगा। लेकिन फिर तो वो अपनी जगह पर पहुंच चुका होगा। अरे भाई, वो चीज देश के बाहर जाती है या कहीं और, इसके ऊपर निगरानी पुलिस रख रही है। आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? आप इन तस्करों से नहीं भिड़ सकते हैं, फेलुदा ने कहा। उसी समय फोन की घंटी घनघना उठी। लालमोहन बाबू ने उठाया और बोले, हेलो, हाँ स्पीकिंग। हमें लगा कि ये शायद पुलक बाबू का फोन है, लेकिन ये पुलक बाबू नहीं थे।
उधर से कही गई बात सुनकर लालमोहन बाबू बुरी तरह से चौंक पड़े और टेलीफोन कांपता हुआ कान के पीछे चला गया। फेलुदा ने उनके हाथ से फोन लेकर कान में लगाया और कुछ न सुन पाने की वजह से उसे वापस अपनी जगह रख दिया। फिर पूछा, ये क्या सान्याल था? सिर हिलाकर हामी भरने में भी लालमोहन बाबू को तकलीफ हो रही थी। मैं समझ गया कि उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। क्या कहा उसने? फेलुदा ने पूछा। बोला अगर जबान खोली तो पेट फाड़ दूंगा। ओह, अच्छी बात है, फेलुदा ने कहा। इसमें भला क्या अच्छी बात है? फेलुदा ने जवाब दिया। सिर्फ गुलबहार सेंट की गंध ही नहीं आ रही थी। क्लू के लिहाज से वो बहुत कमजोर मसाला था। यहां तक कि ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी सचमुच ही बंबई आया है या कोई दूसरा ही आदमी उस सेंट का इस्तेमाल कर रहा है। अब कम से कम इसके बारे में तो मैं निश्चिंत हो ही गया। लेकिन वो मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? लालमोहन बाबू ने मुरझाए स्वर में कहा। अगर मुझे ये पता होता तो फिर तो पूरी बाजी ही शहमात ना कर देता। ये जानने के लिए अभी आपको थोड़ा धीरज रखना होगा। अध्याय 8। रात का खाना खाने के बाद लालमोहन बाबू बहुत समझाने पर भी बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हुए। बोले, उस भीड़ भाड़ में कौन जाएगा भैया? सान्याल का आदमी जरूर यहीं कहीं इंतजार कर रहा होगा, निकलते ही चक्कू मार देगा। आखिरकार फेलुदा अकेले ही बाहर निकल गए। लालमोहन बाबू हमारे कमरे में मेरे साथ बैठे रह गए और बार बार सिर्फ यही कहने लगे, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने वो किताब का पैकेट लिया था। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने वो हिंदी फिल्म के लिए कहानी लिखी थी। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में ये रहस्य रोमांच वाले नॉवल लिखने शुरू किए थे। आखिर मैंने क्यों किया ये सब? थोड़ी देर बाद फेलुदा वापस आए और हमें पान देते हुए बोले, अकेले सोने में आपको डर तो नहीं लगेगा ना? वैसे हम लोगों के कमरे से निकलते ही गलियारे में एक छोटी सी कोठरी है। वहां हमेशा एक वेटर मौजूद रहता है। होटल में रात भर कोई ना कोई जगह ही रहता है। अब ये कोई शिवाजी कैसल थोड़े ही है। शिवाजी कैसल का नाम सुनते ही लालमोहन बाबू के शरीर में एक कंपकपी सी दौड़ गई। लेकिन आखिर में साहस बटोरकर 10 बजे हमें गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चले ही गए। उनके जाने के 10 मिनट बाद मैं भी लेट गया। पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। जब आंख खुली तो पाया कि दरवाजे पर बार बार दस्तक हो रही थी। साथ ही घंटी का बटन दबाने की भी आवाज आ रही थी। फेलुदा का लैंप उस वक्त भी जल रहा था और वो जागे हुए थे। तकिए के पास रखी घड़ी 1:45 बजा रही थी। अंदर आने के बाद लालमोहन बाबू ने हाँफते हुए कहा, जरा देखिए तो, कितनी बड़ी साजिश है। अरे पहले आप आराम से बैठ तो जाइए, फेलुदा ने कहा। अरे बैठूंगा क्या साहब, ये देखिए, काठमांडू का ये मूल्यवान रत्न हमारे हाथ से दूसरे के हाथ में भेजा जा रहा था। लालमोहन बाबू ने फेलुदा की तरफ जो चीज बढ़ाई वो एक किताब थी। इंग्लिश की एक बहुत ही फेमस किताब। लैंसडॉन के मोड़ की दुकान में उसकी एक कॉपी मैंने रखी हुई देखी थी। वो अरविंद की लिखी द लाइफ डिवाइन नाम की किताब थी। फेलुदा के माथे पर बल पड़ गए। जटायु बाबू बोले, ये देखिए, इस पर मढ़ी हुई जल्द में है गड़बड़। शुरू के 30 पन्ने के बाद कई पन्ने आपस में सटे हुए हैं। किताब देखकर ना खरीदी जाए तो घाटा ही घाटा उठाना पड़े। भला कोई सोच सकता है कि पौंडीचेरी का बाइंडर इस तरह का कच्चा काम करेगा? तो अगर ये आपके पास है तो उस दिन आपने उस रेड शर्ट के हाथ में क्या थमा दिया? फेलुदा ने पूछा। पता है मैंने उसे क्या दे दिया? अपनी किताब, बंबई का डाकू। असल में पुलक बाबू को मैन्युस्क्रिप्ट की एक कॉपी दी थी, इसलिए सोचा छपी हुई किताब की भी एक कॉपी दे दूं, विद माई ब्लेसिंग्स एंड माई ऑटोग्राफ। मेरे बैग में अब भी 3 कॉपियां हैं। हर कॉपी ब्राउन रंग के कागज में मढ़ी हुई है। असल में मेरे चाहने वाले पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं ना, इसीलिए मैंने सोचा था कि बंबई जा रहा हूं, अगर किसी से जान पहचान हो जाती है तो उसे दे दूंगा। लेकिन गलती से उसकी एक कॉपी उस लाल शर्ट को दे दी। इतना कहकर वो जोर से हंस पड़े। फेलुदा ने किताब को उलट पलट कर देखा और फिर बोले, और सान्याल ने फोन पर जो धमकी दी उसका क्या चक्कर है? क्या ये लाइफ डिवाइन वाला मामला और वो मामला एक ही है या अलग अलग है? लालमोहन बाबू का उत्साह अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। अजी क्या पता सान्याल खुद था भी कि नहीं। टेलीफोन में कहीं आवाज पहचानी जाती है। हो सकता है कोई उचक्का बदमाश यूं ही मजाक कर रहा हो। बंबई जैसे शहर में अगर तीरंदाज जैसी पिक्चर हिट हो सकती है तो फिर तो यहाँ कुछ भी हो सकता है साहब। और गाड़ी में गुलबहार सेंट की खुशबू के बारे में आप क्या कहेंगे? फेलुदा ने पूछा। अजी और क्या, वो ड्राइवर ही इस्तेमाल करता होगा।
देखा नहीं था उसकी मांग किस तरह से काढ़ रखी थी उसने। शौकीन टाइप का आदमी है। बस पकड़ा गया तो घबरा गया और मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, और क्या। ठीक है, तब तो आप आराम से जाकर सो जाइए। लो, इसके लिए भी कोई कहने की जरूरत है? वो तो करूंगा ही। असल में मेरा सिर दर्द कर रहा था, इसीलिए कोडोपायरिन के लिए मैंने बैग खोला और उसी के चलते ये हाई वोल्टेज ड्रामा का आविष्कार हो गया, यानी ये किताब मेरे हाथ में आ गई। खैर, अब जब रहस्य का समाधान हो ही गया है तो फिर अब चिंता की कोई बात ही नहीं है। ये किताब मैं यहीं रखे जाता हूँ। गुड नाइट, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। जिस आदमी को अरविंद की किताब के बदले जटायु की किताब मिली होगी, उस बेचारे की क्या हालत होगी फेलुदा। अपना सिर धुन रहा होगा तो आपसे, और क्या। और फिर हम दोनों जोर से हंस पड़े। अध्याय 9। बंबई से पूना जाने के रास्ते में खंडाला और लोनावला के बीच जो एक लेवल क्रॉसिंग है, हमें उसी के पास शूटिंग देखने जाना था। फिल्म में 11 क्लाइमैक्स थे। उनमें से आखिरी क्लाइमैक्स की आज शूटिंग होनी थी। एक ही दिन में काम खत्म नहीं होना था, इसलिए सभी को लगातार 4 दिनों तक जाना था। हमने तय किया था कि आज अगर हमें अच्छा लगा तो हम बाकी 3 दिन भी जाएंगे, वरना नहीं। ट्रेन इन 5 दिनों के लिए अवेलेबल हो जाएगी, हर रोज 1 बजे से 2 बजे तक, यानी 1 घंटे के लिए। डाकुओं के गिरोह के लिए घोड़े और हीरो के लिए लिंकन कन्वर्टिबल पूरे दिन के लिए रहेगा। विलेन जो था वो इंजन ड्राइवर की जगह पर बैठा ट्रेन चला रहा था। उसी ट्रेन के एक डिब्बे में हाथ पैर बंधी हालत में हीरोइन और उसके चाचा थे। हीरो मोटर से ट्रेन का पीछा कर रहा था। इधर हीरो का जुड़वा भाई था, जिसे बचपन में डाकू पकड़ कर ले गए थे और जो अब खुद डाकू बन चुका था। वो अपने दलबल के साथ ट्रेन पर हमला करने के लिए आ रहा था। जैसे ही हीरो मोटर से वहां पहुंचता, उसके डाकू भाई को घोड़े से चलती हुई ट्रेन में कूदना था। फिर इंजन के अंदर मारधाड़ होनी थी और विलेन ड्राइवर को मर जाना था। आखिरी सीन को 3 तरह से शूट किया जाना था और उसमें से जो अच्छा लगे उसी को रखे जाने का प्लान था। पुलक बाबू सवेरे 3 मिनट के लिए झांक कर चले गए थे। हमारे लिए सारे इंतजाम ठीक ठाक हो गए थे, ये पता करने के बाद बोले, लालूदा, आपको देखते ही पता चल गया कि तीरंदाज आपको बहुत ही अच्छा लगा है। असल में लालमोहन बाबू ने सुबह से ही रात वाली घटना पर सोचा था और मन ही मन हंस रहे थे। पुलक बाबू के सामने भी वही हंसी बरकरार थी। जब पुलक बाबू को ये बात बताई गई तो वो और भी जोर से हंसते हुए बोले, ओहो, तुमने तो कमाल कर दिया भाई, वाकई। लौटने में रात हो जाने वाली थी, इसलिए फेलुदा ने कहा था कि हैंडबैग अपने साथ ही ले लें। कल के खरीदे हुए संतरे, बिस्किट, लेमन जूस वगैरह को 3 हिस्सों में बांट दिया गया और लालमोहन बाबू का नगद 10,000 रुपया मैनेजर के पास संदूक में रखवा दिया गया और उससे रसीद ले ली गई। फेलुदा सुबह में एक बार बाहर गए थे। उन्होंने कहा था कि उनके सिगरेट का स्टॉक खत्म हो गया है और जहां हमें जाना है वहां शायद सिगरेट नहीं मिलेगी। उनके लौटने के 10 मिनट बाद ही हम रवाना हो गए। आज भी गाड़ी में गुलबहार की थोड़ी बहुत गंध आ रही थी। बंबई से थाने स्टेशन करीब 25 किलोमीटर है। वहां से एक रास्ता दाहिने घूमकर नेशनल हाईवे की तरफ चला जाता है। इस रास्ते पर 80 किलोमीटर जाने के बाद खंडाला है। थाने पहुंचने में हमें करीब 1 घंटे का वक्त लगा। उस वक्त 9:15 बजे थे। हमारे पास टाइम था, इसलिए हम तीनों जने और ड्राइवर ने एक चाय की दुकान के सामने गाड़ी खड़ी कर दी और इलायची डली हुई चाय पी। 12:30 बजे खंडाला पार करके जब हम 1 आध मील दूर गए होंगे तो सामने की तरफ दूर रास्ते पर ऐसा लगा मानो मेला लगा हुआ हो। हमने सोचा, मेले में इतनी गाड़ियां क्यों रहेंगी भला। जब हम नजदीक पहुंचे तो गाड़ियों और आदमियों के अलावा वहां घोड़े भी दिखाई पड़े। फिर समझ में आया कि ये भीड़ जेट बहादुर की शूटिंग के दल के लोगों की है। कुल मिलाकर 101 आदमी तो होंगे ही। उनके अलावा ढेरों सामान, बक्से, पिटारियां, कैमरे, लाइट रिफ्लेक्टर वगैरह। जैसे ही हम गाड़ी से नीचे उतरे, पुलक बाबू हमारी तरफ आए। गुड मॉर्निंग, सब ठीक है ना? जी हाँ, सब ठीक है, हमने कहा। तो सुनिए, मिस्टर गोरे ने कहा है कि वो माथेरान में है, जहां से ट्रेन आ रही है। रेल कंपनी से बातचीत करनी है, शायद उनका पेमेंट भी करना है। वो ट्रेन के साथ ही आएंगे या फिर मोटर से। ट्रेन जैसे ही आएगी आप लोगों को खबर मिल जाएगी। अब मोटे तौर पर मेरा यही कहना है कि वो चाहे आए या ना आए, आप लोग फर्स्ट क्लास में बैठ जाइएगा, ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, फेलुदा ने कहा। बंबई की फिल्म लाइन में इतने बंगाली लोग काम कर रहे हैं, ये मुझे पता नहीं था। उनमें से कुछ लोग अगर फेलुदा को पहचानते हों तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी। कैमरामैन दाशु से हमारा परिचय होते ही उसकी भौहों पर बल पड़ गए। मिस्टर मित्तर, आप क्या डिटेक्ट? फेलुदा ने फुर्ती से उनकी बात काटते हुए कहा। आपने पहचान लिया, इसमें संदेह नहीं,
लेकिन कृपया इस बात का ढिंढोरा ना पीटें। अरे क्यों साहब, आप तो हमारे प्राइड हैं। उस बार एलोरा की मूर्ति की चोरी का मामला। फेलूदा ने होठों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। दाशु बाबू ने धीमी आवाज में पूछा, ओह, अब समझा। यहाँ क्या आप किसी चीज की तहकीकात कर रहे हैं? अरे नहीं भाई, सिर्फ अपने दोस्त के साथ घूमने आया हूं। दाशु घोष 21 सालों से बंबई में रह रहे थे, फिर भी नियमित तौर पर बांग्ला उपन्यास पढ़ते थे। यहाँ तक कि जटायु की भी 2-3 किताबें पढ़ चुके थे। इस सीन के लिए उनके अलावा 2 और भी गैर बंगाली कैमरामैन थे। पुलक बाबू के 4 साथियों में से 2 बंगाली थे। जो लोग एक्टिंग करेंगे उनके दल में कोई बंगाली नहीं था। अर्जुन मेहरोत्रा के अलावा विलेन के वेश में मिक्की भी था। वो अपना नाम सिर्फ मिक्की ही बताता था, सरनेम नहीं उपयोग में लाता था। बंबई के मशहूर विलेन्स के बीच में वो सबसे आगे थे। एक साथ 37 फिल्में साइन की हुई थी। ये सारी सूचनाएं हमें प्रोडक्शन मैनेजर सुदर्शन दास ने दी थीं। वो उड़ीसा के रहने वाले थे और काफी दिनों से बंबई में रह रहे थे। उन्होंने बताया कि फिल्म के खत्म होते ही वो कटक लौटकर चले जाएंगे और उड़िया फिल्मों का डायरेक्शन करेंगे। फेलूदा चहलकदमी करते हुए एक दूसरे जत्थे के पास चले गए। वहां डाकुओं के गिरोह का मेकअप हो चुका था और उन्हें कपड़े पहनाने का सिलसिला चल रहा था। एक डाकू से फेलूदा को घुल मिलकर बातचीत करते देख मुझे हैरानी हुई और मैं भी उसी तरफ चला गया। उसके बाद डाकू की आवाज सुनकर समझ में आया, अरे ये तो कुंग-फू एक्सपर्ट विक्टर पेरुमल है। उसका मेकअप हीरो के जुड़वां भाई के रूप में किया गया था। उसे दौड़ते हुए घोड़े से छलांग लगाकर भागती हुई ट्रेन की छत पर पहुंचना था। उसके बाद 6 डिब्बों की छत पर चलते हुए इंजन के अंदर जाकर विलेन मिक्की को घायल करना था। उसके बाद हीरो और 20 साल से लापता डाकू बने उसके भाई के बीच लड़ाई होनी थी। लाल मोहन बाबू ये सारा विशाल तामझाम देखकर थोड़े चुप से हो गए थे। बोले, एक कहानी लिखकर मैंने इतने सारे आदमियों को इतने झमेले, मेहनत और खर्च में डाल दिया है। ये सोचकर ही ना एक बड़ी पिक्यूलियर सी फीलिंग हो रही है तपेश। कभी कभी तो लगता है मैं बहुत पावरफुल हूँ और कभी कभी बड़ी गिल्टी फीलिंग होने लगती है। साथ ही ये भी महसूस होता है कि ये लोग राइटर्स को जरा भी इज्जत की नजरों से नहीं देखते। क्या तुम बता सकते हो यहाँ कितने लोग जटायु के नाम से परिचित होंगे? मैंने उनको सांत्वना देते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं लाल मोहन बाबू, अगर फिल्म हिट हो गई तब तो आपके नाम से सब जरूर ही परिचित हो जाएंगे। हाँ, उम्मीद तो है, उन्होंने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। जिन डाकुओं का मेकअप हो चुका था वो घोड़े पर सवार होकर भाग दौड़ करने लगे। घोड़े एक बहुत बड़े बरगद के नीचे खड़े थे। गिनती में ये कुल 9 थे। कुछ एक मिनटों के बाद नीले रंग के उठे कांच की एक विशाल सफेद रंग की लिंकन कन्वर्टिबल गाड़ी में बैठकर हीरो और विलेन आकर हाजिर हुए। हीरोइन की जरूरत नहीं थी क्योंकि ट्रेन के डिब्बे में एक कैदी की हालत में उसके शॉट स्टूडियो में ही लिए जाने थे। एक तरह से ये अच्छी ही बात थी। इन 2 एक्टर्स के गाड़ी से उतरते ही चारों तरफ बुरी तरह शोरगुल मच गया था। अगर हीरोइन भी साथ में होती तो न जाने क्या होता। सुदर्शन बाबू तब तक चाय ले आए थे। चाय पीना खत्म करके हम प्याले लौटा ही रहे थे कि लाउड स्पीकर से तेज आवाज में सुनाई पड़ा, ट्रेन कमिंग, एवरीबडी रेडी। अध्याय 10। हिस हिस की आवाज करते हुए काला धुआं उगलता हुआ 8 डिब्बों वाला ये पुरानी किस्म का इंजन जब लेवल क्रॉसिंग के साथ आकर खड़ा हुआ तो उस समय 1 बजने में 5 मिनट बाकी थे। फर्स्ट क्लास का डिब्बा उसमें एक ही था और वो भी पुराने ढांचे का, ये दूर से ही समझ में आ रहा था। दूसरे डिब्बों में माथेरान में ही मुसाफिर बिठा दिए गए थे। उनमें लड़के, बच्चे, बूढ़े, हर किस्म के लोग थे। ट्रेन रुकते ही पुलक बाबू बहुत बिजी हो गए। वे कभी इस कैमरे से उस कैमरे तक भागते, कभी हीरो के पास से खलनायक के पास और फिर कभी इस असिस्टेंट से उस असिस्टेंट के पास। इनके अलावा सारे कैमरामैन, सारे कलाकार, हीरो और विलेन सब अपनी अपनी पोजीशनें लिए तैयार थे। हमें क्या करना है ये हमें ठीक से समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मिस्टर गोरे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। हमें पता नहीं चल पा रहा था कि वो ट्रेन में बैठकर आए हैं या नहीं। भीड़ हालांकि कम हो गई लेकिन हमारी तरफ कोई भी नहीं आ रहा था। ये देखकर लालमोहन बाबू थोड़े बेचैन दिखने लगे। बोले, ए फेलू बाबू, इन लोगों के दिमाग से हमारी बात उतर गई है क्या? फेलूदा ने कहा, फर्स्ट क्लास का एक ही डिब्बा है, जैसा कि हमें कहा गया था। मेरे ख्याल से हमें उसी में चलकर बैठ जाना चाहिए। 2 मिनट और इंतजार कर लेते हैं बस। 2 मिनट के पहले ही इंजन ने 2 बार सीटी बजाई और सुदर्शन दास ने हमें पुकारा, अरे आप लोग आइए ना। हाथ में बैग लिए हमने दौड़ना शुरू किया। सुदर्शन बाबू हमें फर्स्ट क्लास के दरवाजे तक पहुंचा गए। बोले, मुझे तो कुछ मालूम नहीं था,
अभी अभी एक आदमी आकर कह गया, गोरे साहब आधे घंटे के अंदर आ रहे हैं। पहले शॉट के बाद ट्रेन फिर यहीं लौटकर चली आएगी। डिब्बे के अंदर जाने पर हमने देखा एक बेंच पर पानी का एक फ्लास्क पड़ा था और एक रेस्टोरेंट का नाम लिखे कागज के 4 डिब्बे पड़े थे, यानी हम लोगों का लंच। इतना बिजी होने के बावजूद भी उनकी याददाश्त इतनी तेज है और इंतजाम इतना पक्का कि हम उनकी तारीफ किए बिना ना रह सके। एक बार और सीटी बजी और झटके के साथ गाड़ी रवाना हो गई। जब उसकी स्पीड थोड़ी तेज हो गई तो शुरू में कैमरा सहित जीप दिखाई पड़ी। उसके बाद हीरो की गाड़ी आती हुई दिखी। हीरो के अलावा अभी गाड़ी में और कोई नहीं था। कैमरे का मुंह भी उसी की तरफ घुमा हुआ था। 2 कैमरों में से एक के साथ पुलक बाबू थे और वो कैमरा ट्रेन के एक डिब्बे के अंदर ही था। तीसरा कैमरा ट्रेन के पीछे की तरफ आखिरी डिब्बे की छत पर था। हीरो उतनी जोर से गाड़ी नहीं चला रहा था, ये देखकर मेरा उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ गया था। लेकिन फेलुदा ने बताया कि फिल्म में गाड़ी जोर से ही चलती हुई नजर आएगी, क्योंकि कैमरे की स्पीड को कम करके शॉट लिया जा रहा है। कुछ ही देर में कैमरा और हीरो की गाड़ी हम लोगों के डिब्बे को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। ये पुराने डिब्बे थे, इसलिए खिड़कियों में सलाखें नहीं थी। गर्दन निकालकर और कुछ देर तक देखने की मेरी इच्छा हुई, लेकिन फेलुदा ने रोक दिया। अरे तौब से, जेट बहादुर फिल्म देखने के लिए जाते हुए अगर दिखाई पड़े कि तुम गाड़ी में से गर्दन निकालकर शूटिंग देख रहे हो तो ये क्या अच्छी बात होगी। मैं अपने मन का लालच दबाकर दूसरी तरफ की खिड़की के पास बैठने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ कि फिर से वही खुशबू आई। पलक झपकते ही फेलुदा भी वहां से गायब हो गए। उनकी नजरें बाथरूम के दरवाजे की तरफ थीं। वो छलांग लगाकर दूसरी तरफ चले गए और उनका हाथ उनके कोट की पॉकेट में चला गया। तभी एक आवाज आई, कोई भी चीज बाहर निकालने से कोई फायदा नहीं होगा मिस्टर मित्तर। एक रिवॉल्वर आपकी तरफ निशाना साधे हुए है। और फिर हमने देखा पहाड़ की तरफ वाला दरवाजा खुल गया। एक आदमी हाथ में रिवॉल्वर लिए दरवाजे को ठेलकर अंदर आया और उसके सामने ही खड़ा हो गया। ये वही लाल शर्ट था, लेकिन आज उसका पहनावा कुछ और ही तरह का था। आज चेहरे पर जो क्रूरता दिखाई पड़ रही थी वो एयरपोर्ट पर नहीं थी। देखने से ही परले दर्जे का खूनी मालूम हो रहा था। बाथरूम का दरवाजा जो थोड़ा सा खुला हुआ था वो पूरी तरह से खुल गया और उसी पल डिब्बे में गुलबहार की गंध भर गई। सान सान। लालमोहन बाबू के गले से बस इतनी ही आवाज निकल पाई। उस अजनबी ने कहा, जी हाँ, सान्याल ही हूं मैं और आपसे ही मुझे काम है मिस्टर गांगुली। किताब का पैकेट आप छोड़कर नहीं आए होंगे तो अपना बैग खोलिए और निकालकर सीधी शराफत से मुझे दे दीजिए। अगर नहीं दिया तो इसका नतीजा क्या होगा ये कहने की तो मुझे जरूरत ही नहीं है। पैकेट? कैसा पैकेट? ओहो, क्या आप जानते नहीं हैं मैं किस पैकेट की बात कर रहा हूं? उस दिन आपके हाथ में आपकी ही पुस्तक में थमाकर नहीं आया था। चलिए जल्दी बाहर निकालिए। तभी पीछे से आवाज आई, आप गलती पर हैं, पैकेट उनके पास नहीं मेरे पास है। फेलुदा की गंभीर आवाज ट्रेन की आवाज को दबाकर सान्याल के कानों में पहुंच चुकी थी। चश्मे के नीचे उसकी आंखें चमक उठी। गुंडे की तरफ तिरछी नजरों से देखता हुआ वो बोला, ये आदमी कोई गड़बड़ करे तो तुरंत मार देना। हाथ ऊपर उठाकर रखिए मिस्टर मित्तर। फेलुदा ने कहा, आपका सनकीपन बहुत ज्यादा हो गया है। आप जिस चीज की मांग कर रहे हैं वो अगर मिल जाए तो भी आप हम लोगों को क्या छोड़ देंगे? हमें जान से ही मारकर छोड़ेंगे ना। लेकिन ट्रेन रुकने के बाद आपकी क्या हालत होगी इस बारे में सोचा है कभी? सान्याल दांत निकालकर बेहुदे ढंग से हंसा और बोला, वेरी इजी। मुझे कौन पहचानता है यहाँ? ट्रेन में इतने सारे मुसाफिर हैं, तुम्हें क्या लगता है हम उनके बीच शामिल नहीं हो सकते? तुम लोगों की लाशें यहाँ पड़ी रहेंगी और मैं आराम से बाहर निकलकर दूसरे डिब्बे में चला जाऊंगा। हाउ इजी इज दिस, इजंट इट? एक एक कदम रखता हुआ सान्याल आगे बढ़ने लगा। सेंट की गंध से मुझे नाक में जलन महसूस हो रही थी। सान्याल की आंखें फेलुदा के बैग पर ही लगी थी। एयर इंडिया का बैग फेलुदा के सामने ही सीट पर रखा हुआ था। ट्रेन लगातार अपनी गति से भागती जा रही थी। इसका मतलब ये कि शूटिंग का काम भी चल रहा था। सान्याल ने सीट पर बैठकर बॉक्स का कैच दबाया। ढक्कन नहीं खुला। बॉक्स में चाबी लगी हुई थी। इसकी चाबी कहाँ है? उसने गुस्से से पूछा। मेरी पॉकेट में, फेलुदा ने बड़े ही शांत स्वर में कहा। कौन सी पॉकेट में? राइट हैंड वाली। मुझे मालूम था कि उस पॉकेट में फेलुदा की रिवॉल्वर है। सान्याल उठकर खड़ा हो गया और गुस्से से कांपते हुए बोला, ए लड़के, इधर आओ। ये शब्द उसने मुझसे कहे थे। जाकर इसकी जेब से चाबी निकालो। मैं धीमे कदमों से फेलुदा की तरफ बढ़ने लगा। तभी ट्रेन की आवाज के अतिरिक्त एक और आवाज मेरे कानों में आई।
ये घोड़े की टापों की आवाज थी। जिस वक्त मैं फेलुदा की जेब में हाथ डाल रहा था, पहाड़ के ऊपर से धूल उड़ाता हुआ डाकुओं का गिरोह नीचे उतर रहा था। रिवॉल्वर के आसपास टटोलते ही चाबी पर मेरा हाथ गया। दे दो इसे, फेलुदा ने कहा। मैंने चाबी मिस्टर सान्याल को दे दी। फेलुदा के दोनों हाथ अब भी सिर के ऊपर थे। सान्याल ने बॉक्स के नीचे चाबी डालकर उसे घुमाया। बॉक्स खुल गया। लाइफ डिवाइन ऊपर ही रखी थी। बॉक्स से किताब बाहर निकाल ली गई। खिड़की के ठीक बाहर ही घोड़ों की टाप सुनाई पड़ रही थी। ये एक नहीं, बहुत सारे घोड़े थे। पहाड़ के ऊपर से तीर की गति से नीचे उतर रहे थे और ट्रेन से होड़ लगाते हुए दौड़ रहे थे। सान्याल ने किताब को हाथ में लेकर कई पन्नों को पलटा। फिर वो उस जगह पर पहुंचा जहां से पन्ने उल्टे नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो आपस में मिले हुए थे। अब पन्नों को उलटने के बजाय सान्याल ने एक दूसरा ही काम किया। पन्ने के बिचले हिस्से को मोड़कर उसे फाड़ डाला और फाड़ते ही एक चौकोर सुराख बाहर निकल आया। पन्नों के बीच के हिस्से को एक साथ काटकर ये सुराख बनाया गया था। उसके अंदर नजर डालते ही सान्याल के चेहरे की हालत देखने लायक हो गई। पता नहीं उसे उसके अंदर किस चीज की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल उसके अंदर से 8 जले हुए सिगरेट के टुकड़े, 1 दर्जन के करीब माचिस की जली हुई तीलियां और थोड़ी सी सिगरेट की राख बाहर निकल कर आए। फेलुदा ने बड़े ही मजे से कहा, प्लीज माइंड मत कीजिएगा, असल में इसे एस्ट्रे के तौर पर इस्तेमाल करने का लोभ मैं संभाल नहीं सका। इस बार सान्याल इतनी जोर से चिल्लाया कि लगा पूरी ट्रेन ही उसकी बात सुन लेगी। ये क्या बेहूदगी है? अंदर की असली चीज कहाँ है? आप किस चीज के बारे में कह रहे हैं? यू स्काउंड्रेल, तुम्हें पता नहीं है मैं किस चीज के बारे में कह रहा हूं? कहाँ है वो चीज? मेरी पॉकेट में। कौन सी पॉकेट में? लेफ्ट हैंड वाली पॉकेट में। डाकुओं का गिरोह इस वक्त बिल्कुल हमारी खिड़की के बाहर था। हम लोगों के डिब्बे के अंदर धूल उड़कर आनी शुरू हो गई थी। उसने मेरे ऊपर फिर से आदेश की तोप दागी। ए लड़के, मुंह बाई क्या खड़े हो? जाओ लेकर आओ। मुझे फिर से उसके आदेश का पालन करना पड़ा। इस बार पॉकेट से ऐसी चीज निकली जिसे मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। हीरे और मोतियों से गुंथा ये हार राजा महाराजाओं के गले में या हाथ में ही शोभा पा सकता था। सान्याल की आंखें चमकने लगीं। लाओ, इधर दो मुझे। मेरा हाथ सान्याल की तरफ बढ़ा। फेलुदा के हाथ सिर से ऊपर उठे हुए थे। लाल मोहन बाबू के मुंह से कराहने जैसी आवाजें निकल रही थीं और उसके बाद डाकुओं का गिरोह। तभी एक जोरदार आवाज हुई, धड़ाम, और एक धड़ाके के साथ ही हमारा डिब्बा जैसे पूरी तरह से हिलडुल उठा। और उसके तुरंत बाद मैंने देखा निम्मो डिब्बे के फर्श पर लोट पलोट मार रहा था। इसका कारण ये था कि 2 पैर खिड़की से अंदर समा गए थे और उन्होंने जोरों से उसके बदन पर ठोकर मारी थी। नतीजा ये हुआ कि निम्मो के हाथ से रिवॉल्वर छिटक कर छत की लाइट से जा टकराया और लाइट चूर चूर हो गई। और उसी पल बिजली की सी गति से फेलुदा के हाथ में उनका रिवॉल्वर निकाल आया। अब पहाड़ की तरफ का दरवाजा फिर से खुल गया और दरवाजे से डाकू के वेश में जिन सज्जन ने प्रवेश किया उनको हम तीनों बड़ी ही अच्छी तरह पहचानते थे। फेलुदा ने बड़ी ही अदा से सिर झुकाकर कहा, थैंक यू सो मच सर। अध्याय 11। सान्याल अपनी सीट पर बैठ गया था। अब वो गुस्से से नहीं बल्कि डर से कांप रहा था, क्योंकि अब वो समझ गया था कि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। शूटिंग में गड़बड़ी होते देखकर किसी ने रेल की जंजीर खींच दी थी। गाड़ी रुकने के कुछ सेकंड बाद ही शोरगुल सुनाई पड़ने लगा। बहुत से आदमी एक ही व्यक्ति का नाम लेकर चिल्ला रहे थे, विक्टर, विक्टर, ये विक्टर कहाँ चला गया? ये जितना भी शोरगुल हो रहा था वो सब विक्टर के कारण ही था, क्योंकि उसे छत पर छलांग लगानी थी, लेकिन वो सीधा हमारे कमरे के अंदर चला आया था। फेलुदा ने दरवाजा खोलकर गर्दन बाहर निकाली। सामने ही पुलक बाबू थे। उन्होंने पुकार कर कहा, विक्टर यहाँ है पुलक बाबू। वो हड़बड़ाए हुए से हमारे कमरे के अंदर चले आए। देखने पर लगा कि उनकी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि इस तरह का एक शॉट अगर बर्बाद हो जाए तो एक साथ करीब 30,000 रुपया पानी में बह जाएगा। आते ही उन्होंने कहा, अरे क्या बात है विक्टर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जवाब दिया फेलुदा ने, आपकी फिल्म में जेट बहादुर की ख्याति सिर्फ विक्टर पेरुमल ही पा सकता है पुलक बाबू, और स्मगलर का पार्ट परमेश कपूर को देने की बजाय आपको इन्हें ही देना चाहिए था। इन सब बातों का क्या मतलब है मिस्टर मित्तर? ये आप क्या ऊटपटांग बकवास कर रहे हैं? और ये कौन है? सान्याल की तरफ देखते हुए पुलक बाबू ने पूछा। इसी बीच दाहिनी तरफ की सड़क पर 2 नई गाड़ियां आकर खड़ी हो गई थीं। उनमें से एक पुलिस की जीप थी और दूसरी पुलिस की वैन। जीप हमारे डिब्बे के पास ही आकर रुकी।
इंस्पेक्टर पटवर्धन उससे नीचे उतरे। अब फेलुदा ने पुलक बाबू के सवाल के जवाब में मिस्टर सान्याल के पास जाकर शुरू के 2 झटकों में उसकी दाढ़ी और मूछें और दूसरे 2 झटकों में उसका विग और चश्मा उतार कर फेंक दिया और फिर बोले, अगर आपकी देह को झटका देकर ये गुलबहार सेंट की गंध को भी बाहर निकाल पाता तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होती मिस्टर गोरे, लेकिन फेलू मित्तर ऐसा करने में असमर्थ है। पुलक बाबू कुछ देर चुप खड़े रहे, फिर उन्होंने सवाल किया, प्रोड्यूसर अगर मीसा में बंद हो जाता है तो फिल्म पर बैन लग जाएगा, ये बात आपसे किसने कहा लालूदा? ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप चिंता मत कीजिए। जेट बहादुर को कोई भी अड़चन रोक नहीं पाएगी। मिस्टर गोरे चाहे भाड़ में जाएं, बर्बाद हो जाएं, चाहे उन्हें हवालात में बंद करवा दिया जाए, लेकिन फिल्म के ऊपर आंच नहीं आएगी। पूरी बंबई में एक ही प्रोड्यूसर थोड़े ही है। चुन्नी पांचोली 1 साल से मेरी खुशामद कर रहा है। आप देखेंगे कि आपके यहाँ रहते रहते ही नए सिरे से सारी तैयारी शुरू हो जाएगी। आज की शूटिंग 1:30 बजे ही बंद हो चुकी थी। गोरे और निम्मो के हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई थीं। नाना साहब का 9 लखा हार पुलिस के कब्जे में चला गया था। इस तरह की कोई घटना शूटिंग के दौरान हो सकती है, इसका अंदाजा फेलुदा को पहले ही हो गया था और इसलिए सुबह वो सिगरेट खरीदने के बहाने इंस्पेक्टर पटवर्धन से मिलकर आए थे और पुलिस का इंतजाम करके आए थे। मिस्टर गोरे किसी समय कलकत्ते में लगातार 12 सालों तक रह चुके थे। उन्होंने सिर्फ डॉन बॉस्को में ही नहीं बल्कि सेंट जेवियर्स में भी शिक्षा पाई थी, इसीलिए वो बंगाली अच्छी तरह से जानते थे। सारे काम निपटाकर वापस आने के बाद हम लोग खंडाला के डाक बंगले के बरामदे में बैठे थे। ये बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी जगह है। सफरी का मटन, 2 प्याजी और नान हम पहले ही खा चुके थे। अभी तीसरे पहर के 4:30 बज रहे थे, इसलिए सभी लोग चाय के साथ पकौड़े खा रहे थे। अपनी मेज पर हम तीनों बैठे हुए थे। पुलक बाबू अभी तक हमारे साथ ही थे, अभी अभी उठकर मेहरोत्रा की मेज पर चले गए थे। अर्जुन मेहरोत्रा थोड़ा बुझा बुझा दिख रहा था। उसका कारण ये था कि आज के हीरो बिना किसी शक शुबहे के प्रदोष मित्तर थे, अर्जुन मेहरोत्रा नहीं। जो भी लोग वहां आ रहे थे सब फेलुदा के ही ऑटोग्राफ मांग रहे थे। और आज का दूसरा हीरो था विक्टर पेरुमल। फेलुदा ने विक्टर से पहले से ही कहकर रख दिया था, जब घोड़ा लेकर ट्रेन के बगल में पहुंचोगे तो फर्स्ट क्लास वाले डिब्बे पर जरा नजर रखना, जरा सी भी गड़बड़ी नजर आए तो दरवाजे से अंदर चले आना। फेलुदा के दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठे देखकर विक्टर समझ गया कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है और तुरंत ही रेल के डिब्बे में आ गया। लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात थी कि इतना बड़ा कारनामा कर दिखाने के बावजूद उसमें जरा भी अहंकार की भावना नहीं थी। अब सिर्फ एक ही काम बाकी रह गया था, फेलुदा के मुंह से सारी कहानी को सुनना। हम सभी के आग्रह पर उन्होंने सारी कहानी सुनानी शुरू की। आप लोगों के मन के अंधेरे को दूर करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, उससे पहले मिस्टर गोरे के बारे में जानना होगा, तभी उसकी सारी करतूत आप लोगों को समझ में आएगी। ये मत भूलिए कि वो एक स्मगलर है, लेकिन उसने एक फिल्म प्रोड्यूसर का रूप धारण कर रखा है। आपकी कहानी के ऊपर फिल्म बना रहा है। कहानी में आपने लिखा है कि शिवाजी कैसल में स्मगलर रहते हैं। इस बात से गोरे का विचलित होना स्वाभाविक था। उसके मन में ये सवाल पैदा हुआ कि आप शिवाजी कैसल के बारे में इतना कुछ कैसे जानते थे, क्योंकि वो खुद स्मगलर था और शिवाजी कैसल में ही रहता था। यही जानने के ख्याल से वो सान्याल बनकर आपके घर आया। आपसे बातचीत करने के बाद उसकी समझ में आया कि डरने की कोई बात नहीं है, आप बड़े ही निरीह से आदमी हैं और ये सब सिर्फ आपकी कल्पना की बातें थी। उसी समय उसके दिमाग में ये बात आती है कि किताब के पैकेट में वो 9 लखा हार रखकर क्यों ना आपके ही साथ उसे भेज दिया जाए। गोरे अपने गिरोह के ही एक आदमी के पास वो माल भेज रहा था। वो शायद शिवाजी कैसल की 17वीं मंजिल के 2 नंबर फ्लैट में रहता है। अगर आप पकड़े जाते तो दोष आप सान्याल पर मढ़ते, गोरे पर नहीं। इसीलिए सान्याल का रूप धरकर वो खुद पाक साफ रहना चाहता था। लेकिन इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई। आप 50 लाख रुपए के हार के बदले अपनी 5 रुपए की किताब उसके हाथ में दे आए। उस किताब का पैकेट लिए लाल शर्ट यानी निम्मो शिवाजी कैसल के लिफ्ट से 17वीं मंजिल पर जा रहा था। उसी समय गोरे के किसी विरोधी गिरोह के आदमी ने पैकेट छीन लेने के ख्याल से निम्मो पर हमला कर दिया। निम्मो ने उसकी हत्या कर दी और पैकेट अपनी जगह पहुंचाकर खिसक गया। अब जिसको वो पैकेट मिला उसे पैकेट तो मिला, लेकिन हार नहीं मिला। ये सूचना मिलते ही गोरे को वहां आना पड़ा। वो समझ गया कि ये क्या चक्कर था। अब उसे 2 काम करने थे, एक तो हार वापस लेना था और दूसरा हम लोगों को खत्म करना था।
उसे भरोसा बस इतना ही था कि हम लोगों ने लाइफ डिवाइन के रहस्य को खोलकर पुलिस के हाथ में वो हार नहीं सौंप दिया था। यहाँ आते ही उसने समझ लिया कि सान्याल को एक बार फिर से सीन में लाना होगा, तभी यह संभव था कि गोरे के ऊपर किसी भी तरह का शक ना किया जाए। लेकिन वो गुलबहार सेंट की क्या जरूरत थी? जटायु बाबू ने पूछा। हाँ, बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। गुलबहार सेंट का इस्तेमाल गोरे की शैतानी बुद्धि का बड़ा ही हैरानी भरा उदाहरण है। इसके लिए वो कलकत्ते से ही तैयार था। सान्याल का मतलब ही है गुलबहार और गुलबहार का मतलब ही है सान्याल। ये बात आपके मन में जड़ जमाकर बैठाई गई। अब जरा याद कीजिए, उस दिन गोरे हमें बैठक में बिठाकर कुछ देर के लिए कमरे के बाहर चला गया था। उसका स्टाइल ऐसा था जैसे आपके लिए रुपया लाने गया है, और असल में उसी बीच वो लिफ्ट के अंदर जाकर गुलबहार सेंट की 2 बूंद छिड़क आया। ऊपर से नीचे तक की सारी मंजिलों को सूंघने से भी जब मुझे सेंट की गंध नहीं मिली तो मैं समझ गया कि ये गंध सिर्फ लिफ्ट के अंदर ही है। यानी ये गंध किसी आदमी के शरीर से नहीं बल्कि सेंट की बोतल से आई थी। ठीक उसी तरह किसी आदमी के द्वारा लोटस सिनेमा के सामने खड़ी गाड़ी की खिड़की में हाथ डालकर सेंट की कुछ बूंदें सीट पर छिड़क देना बहुत ही आसान काम है। जब फेलुदा ने सारी बातें समझा दी तो बात सचमुच ही बहुत आसान नजर आने लगी। चाय का दौर समाप्त होने के बाद जब सभी लोग शहर जाने की तैयारी कर रहे थे, उस समय सूरज पहाड़ के पीछे की तरफ उतर चुका था और ठंड बढ़ जाने के कारण बदन में हल्की कंपकपी महसूस हो रही थी। उसी समय हमने पुलक बाबू को अपनी तरफ आते हुए देखा। उन्होंने कहा, लालूदा, जेठ बहादुर का विज्ञापन शुक्रवार को दिया जा रहा है, लेकिन उससे पहले एक बात की जानकारी हासिल कर लेना चाहता हूँ। आपका कौन सा नाम जाएगा उसमें, असली या नकली? लाल मोहन बाबू ने एक जोर का ठहाका लगाया और बोले, नकली ही असली है भाई, और उसकी स्पेलिंग होगी JATUE। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।